सदियों से लैंड ऑफ लाइट और लैंड ऑफ डार्कनेस के बीच एक खतरनाक वॉर चल रही है। ये इंसान लगातार हमारी डार्क क्लैन का सफाया करने यानी कि टिकट काटने की कोशिश कर रहे हैं, पर उनका सिस्टम हमेशा हैंग हो जाता है क्योंकि वो हम 7 डीमन किंग्स को हरा नहीं पाए। और इन सब में सबसे रूथलेस, ओवरपावर्ड और हार्टलेस डीमन किंग मैं हूं, मर्लिन, यानी इस स्टोरी का मेन कैरेक्टर। मेरे कैसल के बाहर ही इंसानों और डीमंस की क्लैश शुरू हो जाती है। फाइट के बीच मेरी एक डीमन लिलिथ एक लव एन्चांटमेंट कास्ट करती है, जिससे ह्यूमन नाइट्स आपस में ही भिड़ने लगते हैं। भाई, इनका अलग ही बिग बॉस चल रहा था वहां। लेकिन तभी वहां एंट्री होती है ह्यूमन किंगडम की एक हीरोइन एलिस की। लिलिथ तुरंत नोटिस करती है कि उसका स्पेल एलिस पर असर नहीं कर रहा, तो दोनों के बीच कॉम्बैट शुरू हो जाता है। एलिस को लिलिथ का एक क्यूब लगता है और काफी अटैक्स और एबिलिटीज एक्सचेंज करने के बाद ये क्लियर हो जाता है कि लिलिथ उससे कहीं ज्यादा ओवरपावर्ड है। लिलिथ तो उस फाइट को मॉक भी करती है और कहती है कि ये सब बड़ा डल है क्योंकि एलिस के पास एक ट्रू हीरो वाली पावर ही नहीं है। ये सुनकर एलिस प्रोवोक हो जाती है और अपनी स्वॉर्ड में एनर्जी चैनल करने लगती है। लिलिथ ओवर कॉन्फिडेंस में आकर अपनी विप्स से उस स्वॉर्ड को पकड़ने की कोशिश करती है, पर उसकी विप्स इंस्टेंटली शैटर हो जाती हैं, जिससे वो बुरी तरह हिल जाती है। तब एलिस चौड़ में आकर रिवील करती है कि उसकी जैसी सेक्रेट स्वॉर्ड को डार्कनेस टच तक नहीं कर सकती। इसके बाद एलिस एक कंबाइंड अटैक करती है जो लिलिथ को सीधा जमीन पर पटक देता है और फिर उसे शैकल से बांध देती है ताकि वो भाग न सके। और इन सब के बीच मैं क्या कर रहा था? मैं अपने कैसल के अंदर चुपचाप अपनी रिपोर्ट्स लिखने में बिजी था, पर बाहर के इस शोर शराबे से मुझे भयंकर इरिटेशन होने लगती है। उधर एलिस अपने दिमाग में ये अज्यूम कर लेती है कि वो फर्स्ट डीमन किंग के कैसल तक पहुंच चुकी है। वो एकदम टेंस हो जाती है क्योंकि उसे याद आता है कि मैंने सदियों तक उसे कितना टॉर्चर किया है। अपने बगल में खड़े एक सेज की तरफ घूमकर वो कैसल पर अटैक लॉन्च करने की परमिशन मांगती है, पर वो उसे कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। थोड़ी ही देर बाद कई मेजेस के साथ मिलकर वो लोग एक मैसिव क्रीचर समन करना शुरू कर देते हैं। वो सेज एक्सप्लेन करता है कि इंसानों ने पूरे 100 साल लगा दिए इस मॉन्स्टर को डीमंस के खिलाफ एक अल्टीमेट वेपन की तरह डेवलप करने में, जिसकी सिंगल स्ट्राइक हम सभी डीमंस का सिस्टम हमेशा के लिए बंद कर सकती है। एलिस आर्ग्यू करती है कि सारे डीमंस का पैकअप करने की जरूरत नहीं है और उन्हें सिर्फ मुझ पर फोकस करना चाहिए। लेकिन वो सेज, जो क्लियर गुस्से में था, कहता है कि सारे डीमंस का गेम ओवर करना उसके लिए एक ऑनर की बात है। वो ये भी रिवील करता है कि उसे मुझसे बदला लेना है क्योंकि पास्ट में हमारी एक बार फाइट हुई थी। वो फेंकुगिरी में ऐड करता है कि वो अकेला ऐसा इंसान है जो मेरा सामना करके जिंदा बच निकला था, भले ही वो लक के भरोसे बचा हो, इसीलिए वो जानता है कि मैं कितना डेंजरस हूँ। फिर वो जायंट मॉन्स्टर अपनी एक पावरफुल बीम चार्ज करना शुरू करता है और सीधा मेरे कैसल की तरफ फायर कर देता है। पर ठीक उसी मोमेंट मेरी एंट्री होती है। मैं, द फर्स्ट डीमन किंग, उनके सामने खड़ा था, जिससे सबको एक तगड़ा झटका लगता है। मैं सीधा एलिस और लिलिथ के सरों पर लैंड करता हूं और एक परेशान बच्चे की तरह कंप्लेन करने लगता हूं कि इन लोगों ने मेरी शांति भंग कर दी। मैं एलिस के पास जाता हूं और सिर्फ अपनी 2 उंगलियों का यूज करके उसे हवा में उड़न छू कर देता हूं। भाई, इतनी मेहनत से सीक्रेट स्वॉर्ड चमकाई थी और मैडम 2 उंगलियों से ही हवा में लपेट ली गई। मैं उनका मजाक उड़ाते हुए कहता हूं कि आजकल इंसान हीरोज चूज करने में कितने केयरलेस हो गए हैं। मेरा क्लियर मतलब था कि वो लोग बहुत वीक हैं। फिर मैं उस सेज को याद दिलाता हूं कि कैसे पिछली बार अपनी जान की भीख मांगते हुए उसने अपनी पैंट गीली कर दी थी। ये सुनकर बाकी नाइट्स कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि उन्हें तो लगता था कि सेज ने अपनी रॉ स्ट्रेंथ से मेरा सामना किया था। सेज साहब अपना अलग ही सिग्मा मेल स्टेटस फ्लेक्स कर रहे थे और मैंने आके इनकी पोल खोल दी। अब वो सेज बुरी तरह नर्वस हो जाता है और अनाउंस करता है कि इस बार वो मुझे जरूर हरा देगा। उसके फॉलोअर्स अपनी जान सैक्रिफाइस कर देते हैं ताकि उस मॉन्स्टर को एनर्जी दे सकें, जो मेरी तरफ एक और पावरफुल बीम चार्ज करना शुरू कर देता है। लेकिन मैं बस अपनी स्वॉर्ड निकालता हूं और एक सिंगल स्ट्राइक से उस क्रीचर को बीच से 2 टुकड़ों में काट देता हूं। बेचारा सेज तुरंत वापस अपने घुटनों पर गिर पड़ता है और दोबारा रहम की भीख मांगने लगता है। पर अचानक घंटियां बजने लगती हैं और मुझे अचानक से भयंकर एंजाइटी हिट करती है क्योंकि मुझे अपना वीकली रिपोर्ट सबमिट करना था और मैंने वो अब तक कंप्लीट नहीं किया था। डीमन किंग गया भाड़ में, मैं तो कॉर्पोरेट मजदूर निकला। मैं जल्दी से वापस कैसल की तरफ भागता हूं, पर निकलने से पहले मैं अपनी स्वॉर्ड एक और बार स्विंग करता हूं, जिससे एलिस को अपना शील्ड यूज करना पड़ता है और वहां एक मैसिव क्रैक बन जाता है जो सब कुछ तहस नहस कर देता है। थोड़ी ही देर बाद मैं भागते भागते एक मीटिंग में पहुंचता हूं जहां मुझे अपनी फाइनल रिपोर्ट प्रेजेंट करनी होती है। बाकी डीमन किंग्स के रूलर्स वहां आते हैं और मुझे बोलते हैं कि मेरी परफॉर्मेंस एकदम फेलियर रही है। उनका कहना था कि 7 डीमन किंग्स के बीच मेरी टेरिटरी का हाल सबसे खराब है क्योंकि मैंने डीमन किंगडम के फायदे के लिए धेले का भी काम नहीं किया।
मैं गुस्से में आर्ग्यू करता हूं कि सिर्फ मैं ही वो अकेला बंदा हूं जिसने फर्स्ट डीमन किंग के पैलेस को डिफेंड करके रखा है। लेकिन तभी एक डीमन मेरी ही रिपोर्ट्स पढ़कर बताता है कि डिफेंड करना तो दूर, उल्टा मैं हमेशा पैलेस को तबाह करके रख देता हूं, जिसकी वजह से मुझ पर एक मैसिव डेट चढ़ा हुआ है। मुझे साफ बोल दिया जाता है कि अगर मैं डीमन किंग की पोजीशन से रिजाइन करना चाहता हूं तो मुझे एक ह्यूज अमाउंट पे करना होगा। और एंड में क्या होता है? मैं द ग्रेट मर्लिन अनएम्प्लॉयड यानी बेरोजगार हो जाता हूं और मेरे सिर पर ऑलमोस्ट 6.66 ट्रिलियन डॉलर्स का मोटा कर्जा आकर बैठ जाता है। कुछ देर बाद मैं पैलेस में छिप रहा था, पर लिलित मुझे ढूंढ लेती है। मैं उससे कहता हूं कि मेरा प्लान अब पैलेस छोड़कर जाने का है, ताकि इन बाकी गधों को समझ आए कि वो मेरे बिना कुछ नहीं कर सकते, और जब मैटर सीरियस होगा तब उन्हें मेरी ही याद आएगी। क्योंकि मैं उस टाइम थोड़ा पागलपन वाले जोन में एक्ट कर रहा था, लिलित मुझे साफ साफ कहती है कि उसे पता है मुझे शांति से निकाल दिया गया है। मैं इंसिस्ट करता हूं कि भाई मुझे फायर नहीं किया गया, मैंने खुद अपनी मर्जी से रिजाइन किया है। लिलित सैड होकर कहती है कि उसे पता है मैं एक पूरी मैस हूं और कोई और मुझे झेल ही नहीं सकता, इसीलिए वो मेरे साथ ही रहना पसंद करेगी। लेकिन जैसे ही मैं उसे अपने इस माउंटेन जैसे ह्यूज डेट के बारे में बताता हूं, मैडम चुपचाप पलट जाती हैं और मुझे मेरी आगे की जर्नी के लिए गुड लक बोलकर निकल लेती हैं। पैसा बोलता है बॉस। उधर दूसरी तरफ एलिस मेरे अटैक से बच जाती है और उसे रियलाइज होता है कि मैं यानी मर्लिन सच में कितना टेरिफाइंग डीमन किंग हूं। उसका यही मानना था कि अगर उसने अपना मिथ्रिल आर्मर ना पहना होता तो उसके आज पुर्जे पुर्जे निकल चुके होते। अचानक उसे किसी के आने की आहट फील होती है और वो अपना गेम ओवर दिखाने के लिए जिंदा लाश बनने का नाटक करती है। वहां लिलित आती है और उसे सच में एक कॉप्स समझ लेती है और सरप्राइज होती है कि मेरे अटैक के बाद भी किसी का शरीर इंटैक्ट कैसे रह गया। वो एलिस को उठाती है और कमेंट करती है कि कितने शर्म की बात है कि इतना ब्यूटीफुल फेस धूल में मिल गया। फिर वो उसे अपने घर एक कलेक्टिबल डॉल की तरह ले जाने का डिसीजन लेती है। लेकिन जैसे ही लिलित उसका टिकट काटने के लिए अपना साइथ निकालती है, एलिस तुरंत अटैक डॉज करती है और उसे बोलती है कि वो अपनी लिमिट क्रॉस कर रही है। लिलित हंसने लगती है क्योंकि उसे समझ आ जाता है कि एलिस एक नेवले की तरह मरने की एक्टिंग कर रही थी। एलिस खुद को डिफेंड करने की कोशिश करती है, पर लिलित अब गुस्से में आ जाती है। वो कहती है कि एलिस ने डीमन किंग के सामने उसकी बेइज्जती करवाई है और अब वो उसे यहां से बचकर नहीं जाने देगी। मर्लिन के पिछले अटैक से एलिस पहले ही बुरी तरह इंजर्ड थी, इसलिए वो एक डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करती है और वहां से रफू चक्कर हो जाती है। लिलित एक्साइटेड होकर कहती है कि अब वो बिल्ली चूहे का खेल खेलेंगी और उसे हंट करने के लिए अपने 2 डेमोनिक डॉग समन कर लेती है। भाई लिलित का अलग ही पोकेमॉन बैटल चल रहा है। दूसरे सीन में मर्लिन कोस्ट पर पहुंचता है और डिसाइड करता है कि उसे अब डीमन कॉन्टिनेंट छोड़ देना चाहिए। हालांकि उसके खुद के पिछले अटैक ने पूरे पोर्ट का सिस्टम हैंग कर दिया था, इसलिए वहां से निकलना इतना आसान नहीं होने वाला था। उसी समय एलिस फुल स्पीड में भाग रही होती है और उसे अपनी टीचर के साथ हुई एक कॉन्वर्सेशन याद आती है। भले ही वो एलीट लेवल तक पहुंच गई थी, पर इस वक्त वो पावर उसके किसी काम नहीं आ रही थी। उसकी टीचर ने उसे बताया था कि वो इंसानों के बीच कितनी भी स्ट्रांग हो, लेकिन डीमंस के कंपैरिजन में वो बहुत वीक है। एलिस ने स्नोई माउंटेन जाने के लिए बहुत जिद की थी, पर उसकी टीचर ने साफ मना कर दिया था। अब प्रेजेंट में उसे रियलाइज होता है कि उसकी टीचर बिल्कुल सही थी, क्योंकि अपना घर छोड़कर आना उसके लिए किसी नाइटमेयर से कम नहीं रहा। छुपने के बाद वो सोचती है कि एक बार वापस पहुंचने पर वो और भी तगड़ी ट्रेनिंग करेगी, लेकिन तभी अचानक वहां मॉन्स्टर्स आ टपकते हैं। वो अपनी स्वॉर्ड समन करती है और उन्हें काट देती है। उसे लगता है कि उसने मैच जीत लिया है, पर वो मॉन्स्टर्स आपस में मर्ज होकर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग डेमोनिक क्रीचर बन जाते हैं। जमीन पर पटकने के बाद वो सोचती है कि वो अभी अपना गेम ओवर नहीं चाहती, और ठीक उसी मोमेंट मर्लिन वहां प्रकट होता है और उस डॉग को शांत होने के लिए बोलता है। इतना बोलते ही वो खूंखार जानवर एक प्यारे से पेट में बदल जाता है और एलिस शॉक में पड़ जाती है जब उसे रियलाइज होता है कि खुद डीमन किंग उसके लिए आया है। मर्लिन सोचता है कि इसके जैसी एक फॉलन हीरोइन उसकी बहुत अच्छी स्लेव बन सकती है, इसलिए अपने पेट को वहां से हटाने के बाद वो उससे कहता है कि अब वो उसकी प्रॉपर्टी है। शुरू में एलिस मना कर देती है क्योंकि वो नहीं चाहती कि उसकी बॉडी किसी डीमन किंग के कंट्रोल में हो, पर मर्लिन उसे साफ कह देता है कि उसके पास मना करने का कोई ऑप्शन नहीं है। फिर वो उसे अपने कंधों पर उठाता है और एक छोटी सी बोट की तरफ ले जाता है। एलिस बहुत डिसअपॉइंट होकर सोचती है कि उसकी लाइफ इतने लो पॉइंट पर कैसे पहुंच गई। मर्लिन उसे ठरकी एक्सप्रेशन के साथ देखता है और रिपीट करता है कि अब वो उसे बिलोंग करती है। वो अपनी स्वॉर्ड से उस पर अटैक करने की कोशिश करती है, पर मर्लिन उसे अपनी उंगलियों से इजीली ब्लॉक कर देता है, जिससे एलिस को समझ आ जाता है कि अब उसके पास मर्लिन के ऑर्डर्स फॉलो करने के अलावा कोई चारा नहीं है। वो उसे एक चप्पू पकड़ाता है और बताता है कि वो लोग लैंड ऑफ लाइट की तरफ जा रहे हैं। कुछ देर बाद वो ख्याली पुलाव पकाते हुए इमेजिन करती है कि उसने मर्लिन को हरा दिया है और अपनी टीचर को प्राउड फील करा रही है, पर वो जल्द ही रियलिटी में वापस आ जाती है जब मर्लिन उसके मुंह पर पानी मारता है। वो उसे बताता है कि उसका सर्वेंट बनना कोई आम बात नहीं बल्कि एक ब्लेसिंग है, पर एलिस का थॉट प्रोसेस इसके बिल्कुल उल्टा था। कई घंटों तक नाव चलाने के बाद मर्लिन बोट पर मीट कुक करना शुरू करता है और एलिस से कहता है कि वो उसकी अब तक की सबसे यूजलेस सर्वेंट है। ये सुनकर वो भड़क जाती है
और कहती है कि अगर ऐसी बात है तो वो रिजाइन करती है और अब चप्पू नहीं चलाएगी, भले ही समंदर में उनका गेम ओवर क्यों ना हो जाए। हालांकि रोस्टेड मीट की खुशबू से टेम्प्ट होकर वो तुरंत अपने घुटने टेक देती है। मैडम का ईगो खाने के सामने 2 सेकंड भी नहीं टिका। उसी मोमेंट कई शार्क्स उन्हें चारों तरफ से घेर लेती हैं। मर्लिन कहता है कि ये क्रीचर्स उसके सामने कुछ भी नहीं है। जैसे ही एक शार्क उन पर अटैक करने वाली होती है, वो बस अपने खतरनाक लुक से उन्हें डरा देता है, जिससे वो सब तुरंत दुम दबाकर वहां से खिसक लेती हैं। एलिस डरते हुए कहती है कि उसे समंदर के सबसे पावरफुल क्रीचर से डर लगता है, पर मर्लिन फुल एटीट्यूड में क्लेम करता है कि अब यहाँ का सबसे स्ट्रॉन्ग प्लेयर वो खुद है। तभी मर्लिन को एक बहुत गंदी स्मेल आती है और एलिस एक्सप्लेन करती है कि ये ड्रैगन के मैन्योर यानी गोबर की है, जो उनके किंगडम के सबसे महंगे मटेरियल्स में से एक है। ये सुनकर मर्लिन एक्साइटेड हो जाता है, क्योंकि उसे रियलाइज होता है कि इससे वो बहुत सारा पैसा छाप सकता है। लेकिन वो बताती है कि रिसेंटली इसकी सप्लाई बहुत कम हो गई है। वो एक्सप्लेन करती है कि किंगडम में एक सीक्रेट ड्रैगन है जिससे ये मिलता है, पर मर्लिन तुरंत एक बीस्ट टेमिंग आइटम निकालता है और एक पोर्टल ओपन कर देता है। उसमें से एक ड्रैगन बाहर आता है जो उसी का पेट था, और वो सोचता है कि अगर उसे पहले पता होता कि इसका वेस्ट इतना वैल्यूएबल है तो वो कब का करोड़पति बन चुका होता। एलिस ये देखकर शॉक में आ जाती है, क्योंकि वो ड्रैगन उसी के किंगडम का था। जब आर्मी ने उस पर पहले अटैक किया था, तब मर्लिन ने अपनी ओवरपावर्ड स्ट्रेंथ से उसे टेम कर लिया था। इस बात पर बिलीव करना बहुत मुश्किल था, क्योंकि वो सीक्रेट ड्रैगन पूरे किंगडम का सबसे स्ट्रॉन्ग क्रीचर माना जाता था। मर्लिन फिर कहता है कि ये ड्रैगन उन्हें वापस कैसल ले जाएगा, क्योंकि उसका प्लान अब स्टैट्स के मामले में नंबर 1 डीमन किंग बनने का है। जब वो अपनी बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहा होता है, एलिस उस पर पानी उछाल देती है और उसका क्रिस्टल सीधा समंदर में गिर जाता है। वो उसे वापस चप्पू चलाने को कहता है, पर एलिस कहती है कि कुछ अजीब हो रहा है, क्योंकि समंदर अचानक से बिल्कुल शांत हो गया है। मर्लिन सजेस्ट करता है कि हो सकता है कोई पावरफुल प्रेडेटर उनके ठीक नीचे हो। जल्द ही एक मैसिव क्रीचर उनके सामने पानी भारते हुए बाहर आता है। एलिस नर्वस होकर अपनी स्वॉर्ड से उस पर अटैक करती है, पर उसे डैमेज का एक भी पॉइंट नहीं मिलता, जिससे वो मॉन्स्टर और भी ज्यादा भड़क जाता है। मर्लिन इसे पानी में गिरने से बचा लेता है। वो उस क्रीचर से बहुत पोलाइटली पूछता है कि क्या वो उसका सर्वेंट बनकर उन्हें किनारे तक छोड़ देगा, पर वो क्रीचर गुस्से में सीधा उनके ऊपर ही थूक देता है। मर्लिन इरिटेट हो जाता है और कहता है कि ये क्रीचर तो बहुत रूड है। जैसे ही वो समंदर में हलचल मचाना शुरू करता है, मर्लिन अपनी स्वॉर्ड निकालता है और एक सिंगल स्ट्राइक में उसका सिस्टम हमेशा के लिए बंद कर देता है। एलिस ये देखकर हैरान रह जाती है कि उसने इतने आराम से उसे डिफीट कर दिया। कई घंटों बाद वो फाइनली किनारे पर पहुंचते हैं। मर्लिन उसे गुड बाय बोलता है, पर जाने से पहले वो फिर से थरकियां वाली हरकतें करता है और कहता है कि एलिस पर अभी भी उसका कुछ वैल्यूएबल उधार है। बेचारी एलिस डर जाती है और मर्लिन उसे अपना आर्मर उतारने को कह देता है। वो उसका मिथ्रिल आर्मर छीन लेता है, ये सोचकर कि ये काफी कीमती है, और उसे अपनी जान बचाने के पेमेंट के तौर पर रख लेता है। इसके बाद वो वहां से भाग जाता है। एलिस गुस्से से पागल हो जाती है, क्योंकि उसका आर्मर चोरी हो चुका था। दूसरे सीन में लिलिट मिठाई खा रही होती है और सोचती है कि उसका नाकारा भाई कुछ ही दिनों में वापस आ जाएगा। यहाँ ये रिवील होता है कि मर्लिन और लिलिट भाई बहन है, और उसे पूरा यकीन है कि वो जल्द ही रोते हुए उसके पास आएगा। कुछ समय बाद एलिस रॉयल कोर्ट पहुंचती है, जहां उसे मिथ्रिल आर्मर खोने के जुर्म में 50 मिलियन गोल्ड कॉइन्स भरने की सजा दी जाती है। चूंकि वो बैटल और अपनी पूरी टुकड़ी हार चुकी थी, उससे हीरोइन का टाइटल भी छीन लिया जाता है, जिससे वो अपने सब कुछ खोने पर पछताती है। 1 साल बाद एलिस को रेड बार्बर पायरेट्स नाम के ग्रुप से एक लड़की को बचाते हुए देखा जाता है। हालांकि वे उसका मजाक उड़ाते हैं कि वो सिर्फ एलीट लेवल की है, जबकि वो सेक्रेड लेवल पर है। जैसे ही वे अटैक करते हैं, मर्लिन अचानक प्रकट होता है और उन्हें इतनी आसानी से हरा देता है कि उसे खुद अंदाजा नहीं होता कि उसने अपनी कितनी पावर का यूज किया। फिर वो नोटिस करता है कि वो उन पर पैर रखकर खड़ा था, जिससे बाकी बचे पायरेट्स भड़क जाते हैं। वे उसे जान से मारने की धमकी देते हैं, लेकिन वो अपनी स्वॉर्ड निकालता है और एक ही झटके में एक मैसिव धमाका करता है जो सबको खत्म कर देता है, यहाँ तक कि एलिस के उन साथियों को भी जो उसकी मदद के लिए आए थे। एलिस पूरी तरह उस पर फिदा हो जाती है, लेकिन 1 साल बीत जाने के कारण वो उसे पहचान नहीं पाती। वो उससे बात करने की कोशिश करती है, पर वो निकल जाता है। बाद में एलिस का इंटरव्यू लिया जाता है, जहां वो बताती है कि अब प्रोटैगनिस्ट को नेट ब्लेड नाम के क्रिमिनल के रूप में जाना जाता है। हफ्तों बाद न्यूज़ देखते हुए वो कहती है कि वे एक ही कहानी बार बार रिपोर्ट कर रहे हैं, और उसका मानना है कि नेट ब्लेड जैसे इंसान को पकड़ना नामुमकिन है। वो ये भी कहती है कि वो साफ तौर पर एक डीमन किंग स्वॉर्ड्समैन है। उसे इस बात की खुशी है कि उसने पायरेट्स को हराने के लिए उसे 10,000 गोल्ड कॉइन्स दिए, लेकिन फिर उसे याद आता है कि कोर्ट के कर्ज के कारण उसे अभी भी 49 मिलियन और देने हैं। ये सोचकर वो बौखला जाती है कि मर्लिन ने उसका आर्मर चुराने के साथ साथ उसे इतना बड़ा कर्ज भी दे दिया। वो तय करती है कि अब वो सारा कर्ज चुकाने के लिए गिल्ड मिशंस पर डिपेंड रहेगी। तभी उसे एक मिशन दिखता है जिसमें उस इंसान को पकड़ने की बात की गई है जो लोगों की मदद कर रहा है, लेकिन वे उसे क्रिमिनल समझते हैं। उसे लगता है कि वो मर्लिन जैसा दिखता है, पर वो तुरंत इस विचार को झटक देती है, ये सोचकर कि यह असंभव है, क्योंकि वो कभी मर्लिन जैसा इंसान हीरो की तरह लोगों की मदद करने का काम नहीं करेगा।
लड़की कहती है कि उसे जाना होगा और वो मशहूर नेट ब्लेड के पोर्ट्रेट की तारीफ करने लगती है, बिना ये जाने कि वो असल में मर्लिन ही है। वो दुआ करती है कि नेट ब्लेड मेन कैरेक्टर अर्थात खुद मर्लिन को हरा दे। इसी बीच मर्लिन बताता है कि डीमन पैलेस छोड़े उसे 1 साल हो चुका है। हालांकि वो मानता है कि वो लापरवाह हो गया था, क्योंकि मिथ्रिल आर्मर बेचने के बाद पैसे सिर्फ 2 महीने ही चले। उसे ये भी एहसास होता है कि अब वो एक वांटेड क्रिमिनल है, पर उसे तब चिढ़ होती है जब वो देखता है कि उसे पकड़ने का इनाम सिर्फ 5000 गोल्ड कॉइन्स है, क्योंकि वो खुद को इससे कहीं बड़ा विलन मानता है। चलते चलते उसे पास का एक गांव दिखता है और वो सोचता है कि शायद उसे वहां कुछ खाने को मिल जाए। अचानक कुछ डाकू प्रकट होते हैं और उसे कोई दूसरा क्रिमिनल समझकर वार्निंग देते हैं कि वे उनके इलाके में ना घुसें। चूंकि मर्लिन गरीब दिख रहा था, वे डिमांड करते हैं कि वो अपनी स्वॉर्ड दे दे ताकि वे उसे कबाड़ में बेच सके। मर्लिन उन्हें धमकी देता है कि अगर उसने स्वॉर्ड निकाली तो उनका नामो निशान मिट जाएगा। डाकू हंसते हैं सोचकर कि वो सिर्फ हवाबाजी कर रहा है। उनमें से एक हवा में सेब उछालता है और अपनी डैगर से उसे छीलकर स्वैग दिखाता है। मर्लिन उस अटैक को रीडायरेक्ट करता है और अपनी स्वॉर्ड निकालते ही उस आदमी को उसके पीछे मौजूद पहाड़ के साथ 2 टुकड़ों में काट देता है। दूसरा डाकू डर के मारे पागल हो जाता है सोचकर कि वो कोई मॉन्स्टर है और भाग जाता है। फिर पता चलता है कि वे असल में गॉब्लिन्स थे जो ट्रांसफॉर्मेशन मैजिक का यूज कर रहे थे। वो गॉब्लिन अपने राजा सरगॉस के पास जाकर रिपोर्ट करता है और बताता है कि कैसे मर्लिन ने उसके साथी का गेम ओवर कर दिया। सरगॉस पागलों की तरह हंसता है, ये दावा करते हुए कि इंसानों ने शांति समझौता तोड़ दिया है। वो बताता है कि वे लंबे समय से इंसानों को फंसाने के लिए जाल बिछा रहे थे और बदले में सभी गॉब्लिन्स को पास के गांवों पर हमला करने का आदेश देता है। कुछ दिनों बाद मर्लिन लिलिट को मैसेज भेजता है कि वो लैंड ऑफ लाइट में बहुत मजे कर रहा है, जबकि असलियत में उसका बुरा हाल था। कुछ समय बाद वो एक ऐसी जगह पहुंचता है जहां वो एक शॉप गार्ड को हरा देता है। दुकानदार हैरान रह जाता है, कहते हुए कि आज तक कोई उसके गार्ड को नहीं हरा पाया। हालांकि वो मर्लिन को वांटेड पोस्टर्स से पहचान लेता है और शोर मचा देता है, जिससे मर्लिन को शक से बचने के लिए भागना पड़ता है। जल्द ही एक लड़का मर्लिन के पास आता है और उसे पैसे देने का ऑफर देता है अगर वो उसे कुछ इंप्रेसिव दिखाए। मर्लिन अपनी अकड़ दिखाते हुए कहता है कि वो उसे दूसरी दुनिया की चीज दिखाएगा। वो अपनी स्वॉर्ड निकालता है और एक छोटा सा विंड अटैक छोड़ता है। लड़के को लगता है कि उसका मजाक उड़ाया जा रहा है, पर मर्लिन चेतावनी देता है कि अगर उसने पूरी स्वॉर्ड निकाली होती तो लड़का खत्म हो चुका होता। वो 10 गोल्ड कॉइन्स की डिमांड करता है, पर लड़का उसे झूठा और बेरोजगार निकम्मा आदमी कह देता है। जब अपमान बढ़ता है तो मर्लिन को गुस्सा आता है। वो लड़के के हाथ से आइसक्रीम छीनकर जमीन पर फेंक देता है। लड़का उदास हो जाता है और उसे एक दुष्ट डीमन कहता है। मर्लिन वहां से चला जाता है। दूसरे सीन में एलिस अपने साथ एक ग्रुप लेके पहुंचती है। उन लड़कियों में से एक पूछती है कि उसने अपना हीरोइन टाइटल क्यों खो दिया, पर इससे पहले कि वो जवाब दे पाती, उन्हें कोई टोक देता है जो डीमन किंग के साथ बिताए गए समय के बारे में किताबें बेच रहा था। इससे एलिस नर्वस हो जाती है और वो जोर देती है कि उसने ये सब सिर्फ अपनी जान बचाने और कॉन्टिनेंट पार करने के लिए किया था। बेचने वाला यहाँ तक दावा करता है कि वो डीमन किंग की गुलाम बन गई थी। उसकी एक साथी उसे दिलासा देते हुए कहती है कि हर किसी का पास्ट होता है जिससे वो भूलना चाहता है, लेकिन एलिस फिर से रट लगाती है कि ये सब सिर्फ एक गलतफहमी है। जैसे ही वो सेल्समैन अफवाहें फैलाना जारी रखता है, वो अचानक लड़खड़ा कर गिरता है और बोलता है कि उसका अंत लैंड ऑफ लाइट में ही होगा। एडवेंचरर्स फिर टॉपिक चेंज कर लेते हैं और कहते हैं कि वो पास के गॉब्लिन्स को खत्म करने के मिशन पर जा रहे हैं। वो ये भी कहते हैं कि मिशन पूरा होने के बाद नाइट और लड़की शादी कर लेंगे और उम्मीद जताते हैं कि एलिस से फ्यूचर में फिर मिलेंगे। एक बंदा एलिस को बताता है कि डेमन किंग के साथ उसके रिश्तों की अफवाहों के बावजूद अलग अलग प्रजातियों के बीच रिश्ते उसकी सोच से कहीं ज्यादा कॉमन है। ये सुनकर एलिस बहुत असहज यानी अनकंफर्टेबल हो जाती है, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो डेमन किंग के प्यार में है। गुड बाय कहने के बाद एलिस सोचती है कि पोस्टर्स वाले क्रिमिनल को पकड़ना तो बहुत ईजी होगा, जिससे उसे कुछ दिन रिलैक्स करने का मौका मिलेगा। दूसरे सीन में मर्लिन कुछ खा रहा होता है और सोचता है कि खाना भले ही स्वाद में बेकार हो, पर भूख मिटाने के लिए इसे खत्म करना ही होगा। खाना खाने के बाद वो बिना पैसे दिए निकलने की कोशिश करता है, पर मार्था उससे टोक देती है और पूछती है कि क्या वो बिना पैसे दिए भागने की फिराक में है। मर्लिन एक जॉब ऑफर देखता है और दावा करता है कि वो उसी के लिए अप्लाई करने आया है। वो उन स्किल्स के बारे में फेंकने लगता है जो उसके पास है ही नहीं। क्योंकि मार्था को टैवर्न में काम करने के लिए कुछ स्पेसिफिक चाहिए था, मर्लिन समझ जाता है और अपनी चार्म का जादू चलाकर एक ऐसा डांस परफॉर्मेंस देता है जिससे वो पूरी तरह इंप्रेस हो जाती है। वो उसे एक गोल्ड कॉइन और कमीशन पर हायर कर लेती है। मर्लिन सैलरी देखकर हैरान रह जाता है, पर मार्था समझाती है कि 2 शिफ्ट्स हैं, यानी उसे रात में भी काम करना होगा ताकि वो कस्टमर्स को रिझा सके और ज्यादा ड्रिंक्स बेच सके। मर्लिन इस जॉब को पाकर गदगद हो जाता है। थोड़ी ही देर बाद पहले वाला लड़का हेनरी आता है और मर्लिन के बारे में बुरा बोलने की कोशिश करता है, पर मार्था उसे अपने नए वर्कर को परेशान करने से रोकने के लिए एक तगड़ा हिट देती है।
फिर वो हेनरी को मर्लिन को उसके रूम तक ले जाने को कहती है। चलते चलते मर्लिन हेनरी से रिक्वेस्ट करता है कि वो मार्था को पहले वाली बात ना बताए और उसे अपनी बेस्ट स्किल दिखाने का लालच देता है। हेनरी सोचता है कि मर्लिन सिर्फ एक झूठा है जो कभी सेक्रेड लेवल तक नहीं पहुंच सकता और बोलता है कि वो तो नेट ब्लेड का फैन है। मर्लिन इसका फायदा उठाता है, ये जानते हुए कि लड़का उसे बिना पहचाने उसी की तारीफ कर रहा है। नेट ब्लेड की हर पसंद के बारे में बात करने के बाद मर्लिन एडमिट कर लेता है कि वही वो क्रिमिनल है जिसे हर कोई ढूंढ रहा है, पर हेनरी उसे लात मारता है और कहता है कि उसके आइडल का अपमान करना बंद करे। दूसरे सीन में एडवेंचरर्स का एक ग्रुप गॉब्लिन से घिरा होता है। गार्मिल नाम की एक गॉब्लिन सॉर्सरेस उन पर एक पावरफुल स्पेल से अटैक करती है, जिससे वे जमीन पर ढेर हो जाते हैं। एक नाइट अपने साथी को छोड़ने की भीख मांगता है और बदले में खुद को कुर्बान करने का ऑफर देता है। गार्मिल मान जाती है, पर एक अजीब डील प्रपोज करती है जो उस समय रिवील नहीं होती। घंटों बाद मर्लिन टैवर्न में काम करना शुरू करता है, पर कस्टमर्स चिढ़ जाते हैं क्योंकि उसकी सर्विस घटिया है और वो उन पर चीजें फेंकता है। हालांकि वो एक लड़की के साथ अलग तरह से पेश आता है, उसे फ्री में डिजर्ट देता है और उसे इस बात की परवाह नहीं कि वो गरीब है। जल्द ही वो फिर से परफॉर्म करता है, सभी औरतों को अपना दीवाना बना लेता है, जिससे मर्द जलने लगते हैं। कुछ दिनों बाद मार्था बताती है कि मर्लिन के आने के बाद से उसकी सेल 3 गुना बढ़ गई है और वो गांव की औरतों के बीच बहुत पॉपुलर हो गया है। वो तो उसे पूरे देश में फेमस करने का सुझाव भी देती है, पर मर्लिन घबरा जाता है क्योंकि वो एक ऐसे डेमन किंग के रूप में नहीं जाना जाता जिसने पैसों के लिए खुद को बेच दिया हो। वो मार्था को अपनी बातों के जाल में फंसाने की कोशिश करता है ताकि वो ऐसा ना करे। हेनरी आता है और मर्लिन पर अपनी मां को फंसाने के लिए गुस्सा होता है, क्योंकि खुलासा होता है कि मार्था ही हेनरी की मां है। वो मर्लिन को धमकी देता है कि अगर वो उसके साथ कोई हरकत करेगा तो वो उसे मार देगा। हेनरी फिर टैवर्न से निकलकर गुस्से में एक पेड़ को पीटने लगता है, अपनी मां को मर्लिन के साथ देखकर। एलिस वहां पहुंचती है और उससे पूछती है कि क्या उसने पोर्ट्रेट वाला आदमी देखा है। लड़का हाँ बोलता है और कहता है कि वो टैवर्न में रहकर औरतों को बेवकूफ बना रहा है। जल्द ही विलेजर्स आते हैं और एलिस से मदद मांगते हैं, कहते हुए कि उनकी बीवियां मर्लिन पर सारा पैसा उड़ा रही हैं। वो उसे मर्लिन की धुनाई करने के लिए पैसे देने का भी ऑफर देते हैं। मजबूरन एलिस टैवर्न जाती है और मर्लिन के लिए एक्साइटेड लड़कियों की भीड़ देखकर दंग रह जाती है। वो उसकी स्माइल को पोर्ट्रेट वाली स्माइल से कंपेयर करती है और समझ जाती है कि यही वो क्रिमिनल है जिसे वो ढूंढ रही है। वो उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ती है, पर मर्लिन उसे नोटिस कर लेता है और गलती से अपना मास्क उतार देता है। एलिस ये देखकर स्तब्ध रह जाती है कि वो डेमन किन है और तुरंत उस पर हमला कर देती है। मर्लिन जल्दी से उसे काबू में करता है और शांत रहने को कहता है, याद दिलाते हुए कि उनकी पिछली मुलाकात इतनी भी बुरी नहीं थी। हालांकि एलिस तमाशा खड़ा कर देती है और बच्चे की तरह रोने लगती है। उसकी बातों को सुनकर लड़कियों को लगता है कि मर्लिन एक बुरा इंसान है जिसने उसे बीच समंदर में छोड़ दिया था। बाद में वो मर्लिन के रूम में होते हैं और एलिस गुस्से में अपना आर्मर वापस मांगती है। मर्लिन उसे बताता है कि वो तो सिर्फ कबाड़ था जिसे उसने 10 मिलियन में बेचकर ऐशो आराम में उड़ा दिया। ये सुनकर वो आग बबूला हो जाती है और उसे पकड़ने की धमकी देती है। मर्लिन मुस्कुराते हुए कहता है कि कोशिश करके देख ले, क्योंकि समंदर का सबसे ताकतवर क्रीचर भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाया था। ये सुनकर एलिस डिप्रेशन में चली जाती है, क्योंकि उसे एहसास होता है कि उसकी पूरी जिंदगी अब 50 मिलियन के कर्ज के बोझ तले दबेगी। वो समझाती है कि कर्ज की वजह से ही उसे एडवेंचरर्स गिल्ड ज्वाइन करना पड़ा और खतरनाक मिशंस लेने पड़े। मर्लिन को गिल्ड के जरिए पैसे कमाने का आइडिया काफी इंटरेस्टिंग लगता है, पर यह सुनकर एलिस को और गुस्सा आता है, क्योंकि उसे लगता है कि मर्लिन बिल्कुल इडियट है। दूसरे सीन में हेनरी गांव के एक गार्ड पोस्ट पर पहुंचता है, जहां गार्ड्स उसे इतनी रात तक बाहर रहने के लिए डांटते हैं। जल्द ही एलिस का एक दोस्त नाइट वहां पहुंचता है और उनसे गेट्स खोलने को कहता है, ये बताते हुए कि उसकी पूरी टीम का गेम ओवर हो चुका है और वे बुरी तरह इंजर्ड हैं। गार्ड्स पहले तो हिचकिचाते हैं, लेकिन अंत में मान जाते हैं। हालांकि बाद में पता चलता है कि वे गॉब्लिन्स गार्गामेल के साथ थे और वे टाउन पर हमला करना शुरू कर देते हैं। ये उसी डील का हिस्सा था जो उसने पहले की थी, लेकिन उस डील को फॉलो करने के बावजूद गार्गामेल खुद एक फायरबॉल की चपेट में आ जाता है। इसी बीच एलिस मर्लिन पर गुस्सा उतारती हुई बाहर निकलती है, ये जानते हुए कि उसे पकड़ना नामुमकिन है, क्योंकि कोई भी डेमन किंग को नहीं हरा सकता। उसे ये भी अजीब लगता है कि वो अब स्ट्रिप शोज कर रहा है और एडवेंचरर बनना चाहता है। वो काफी डिसअपॉइंटेड है, क्योंकि वो नेट ब्लेड से मिलना चाहती थी, लेकिन उसके हाथ सिर्फ डेमन किंग लगा। उसकी नाराजगी तब टूटती है जब वो देखती है कि गांव के कई घरों में आग लगी है और वो फौरन उस जगह की तरफ दौड़ पड़ती है। उसी समय गॉब्लिन्स टैवर्न के अंदर घुस जाते हैं, पर मर्लिन उन्हें आसानी से हरा देता है, जिससे उसकी स्ट्रेंथ देखकर वहां मौजूद औरतें काफी इंप्रेस्ड हो जाती हैं। मार्था मर्लिन को बताती है कि वो अपने बेटे को ढूंढने जा रही है, क्योंकि वो अभी तक वापस नहीं आया है। और गॉब्लिन्स वहां पहुंचते हैं और उन्हें हराने के बाद मर्लिन मार्था के पीछे जाने का फैसला करता है, ये सोचकर कि अगर वो मर गई तो उसे पैसे कौन देगा। मार्था को उसका बेटा तो मिल जाता है, लेकिन जब और गॉब्लिन्स आ जाते हैं तो वो उन्हें दूर ले जाने के लिए एक डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करती है। हालांकि वो गिर जाती है और पकड़ी जाती है। इसी बीच मर्लिन सोचता है कि ये सारा शोर शराबा उसे डेमन किंगडम की याद दिला रहा है। जैसे ही और गॉब्लिन्स उस पर अटैक करने की कोशिश करते हैं, वो उन सबको ढेर कर देता है। उसी मोमेंट एलिस वहां पहुंचती है और उस पर गांव में गॉब्लिन्स लाने का इल्जाम लगाती है। मर्लिन अपने पूरे अहंकार में इन कमजोर मॉन्स्टर्स के साथ काम करने से साफ मना कर देता है और मार्था की तलाश जारी रखता है।
एलिस उसे कहती है कि अगर उसे एडवेंचरर बनना है तो उसे सारे गॉब्लिन्स को हराने में मदद करनी चाहिए। मर्लिन को लगता है कि वो उसे मुफ्त में काम करवाने के लिए फंसा रही है, इसलिए वो वहां से चला जाता है। एलिस को लगता है कि उसकी उसे कोई जरूरत नहीं है और वो अकेले ही गॉब्लिन्स को पीटने लगती है। हालांकि जल्द ही वो और बाकी लोग गॉब्लिन से घिर जाते हैं। वो जमीन पर एक पावरफुल आइस एबिलिटी का यूज करती है और गार्गामेल द्वारा छोड़े गए फायर अटैक को ब्लॉक कर देती है। एलिस उसे अपनी आर्मी के साथ पीछे हटने को कहती है, पर गार्गामेल कहता है कि एक एलीट लेवल एडवेंचरर होने के बावजूद वो उन सबको नहीं हरा सकती और अपनी फौज को अटैक का ऑर्डर दे देता है। अचानक एक और गॉब्लिन आता है और रिपोर्ट करता है कि वहां कोई बेहद ताकतवर व्यक्ति मौजूद है जो मर्लिन की तरफ इशारा था, इसलिए गार्गामेल पीछे हटने का ऑर्डर दे देता है। कुछ समय बाद एलिस का दोस्त जिंदा पाया जाता है और वो उसके साथ वापस आती है। गांव वाले उस पर झूठ बोलकर गॉब्लिन्स लाने के लिए गुस्सा करते हैं। हालांकि एलिस उसका बचाव करती है, ये समझाते हुए कि उसके पास कोई चारा नहीं था क्योंकि उसकी फैमिली को बंधक बनाया गया था। वो कहती है कि एक दूसरे पर इल्जाम लगाने के बजाय उन्हें फौरन उन्हें बचाने जाना चाहिए। चूंकि वे उसे पहचान नहीं रहे थे, वो खुद को मशहूर हीरोइन 233 के रूप में इंट्रोड्यूस करती है, मगर लोग कानाफूसी करने लगते हैं कि ये वही हीरोइन है जिसके डेमन किंग के साथ अफेयर्स थे। कुछ शब्द बोलने और एक आदमी को थप्पड़ मारने के बाद जो उस पर अटैक करने की कोशिश कर रहा था, वो बंधकों को बचाने के लिए निकल पड़ती है। हेनरी भी सबको कायर बुलाता है और अपनी तलवार लेने के लिए टैवन की तरफ भागता है। अंदर 2 गॉब्लिन्स पहले से मौजूद थे, वे उसकी धुनाई करते हैं और जैसे ही वे उसे खत्म करने वाले थे, मर्लिन टैवन के सामने प्रकट होता है जो साफ तौर पर गुस्से में है। थोड़ी ही देर बाद मर्लिन हेनरी को इतनी रात तक बाहर रहने के लिए डांटता है, पर हेनरी बेताबी से बोलता है कि उसे अपनी मां को बचाना है और एलिस पहले ही वहां पहुंच गई है। वो एलिस के पीछे जाना चाहता है क्योंकि वो अपनी मां को मरते नहीं देख सकता। उस मोमेंट मर्लिन को वो वक्त याद आता है जब वो भी अपनी बहन को प्रोटेक्ट करना चाहता था। इस वजह से वो फाइनली बोलता है कि ये पहली बार होगा जब वो किसी इंसान को बचाने के लिए अपनी तलवार का इस्तेमाल करेगा। वहां से निकलने के बाद मर्लिन को एहसास होता है कि उसके सामने एक बड़ी समस्या है क्योंकि उसे नहीं पता कि गॉब्लिन्स का ठिकाना कहाँ है। हालांकि वो कई गांव वालों को उसी दिशा में जाते हुए देखता है और उनसे कहता है कि वो उसकी ताकत पर भरोसा कर सकते हैं। गांव वाले उस पर हंसने लगते हैं, जिससे मर्लिन को तुरंत गुस्सा आ जाता है। भले ही हेनरी आकर उन्हें बताता है कि मर्लिन असल में बहुत ताकतवर है, फिर भी वे उस पर यकीन नहीं करते। मर्लिन उस आदमी में से एक को पकड़ लेता है जो हीरो बनने का नाटक कर रहा था और उसे रास्ता दिखाने का हुक्म देता है। इसी बीच एलिस गॉब्लिन गुफा में घुसने में कामयाब हो जाती है। दूसरे सीन में गार्गामेल गांव में हुई घटना के बारे में सरगोस को रिपोर्ट करता है और बताता है कि उनका सामना 2 मुसीबत खड़ी करने वाले लोगों से हुआ जो साफ तौर पर एलिस और मर्लिन की बात कर रहा था। इस वजह से उसने बंधक बनाए हुए इंसानों को लाने के लिए स्ट्रेटेजिक रिट्रीट की। गार्गामेल जानता है कि इंसान उन्हें बचाने जरूर आएंगे, इसलिए उसने बहुत सारे जाल बिछा रखे हैं। वापस मर्लिन की तरफ वे फाइनली गुफा के पास पहुंच जाते हैं। हेनरी अंदर भागने की कोशिश करता है, पर मर्लिन उसे रोक लेता है क्योंकि अचानक उनके चारों तरफ एक फायर बैरियर एक्टिवेट हो जाता है। गार्गामेल प्रकट होता है और उनका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि ये एलीट लेवल का मैजिक है जिससे आसानी से नहीं बचा जा सकता। हालांकि मर्लिन उन लपटों के बीच से ऐसे चलता है मानो कुछ हुआ ही ना हो। गार्गामेल और गॉब्लिन्स हंसते हैं, ये सोचकर कि वो राख बन चुका होगा, पर वो अचानक उनके पीछे प्रकट हो जाता है जिससे सब शॉक में आ जाते हैं क्योंकि एलीट या सीक्रेट लेवल के वॉरियर्स भी उस बैरियर को पार नहीं कर सकते थे। जब उसने मर्लिन का नाम पूछा तो उसने अपनी असली पहचान छुपाकर टैवन वाला नाम ही बताया। जब अपना नाम पूछा गया तो मर्लिन ने अपना वही नकली नाम टैवन वाला बताया। गॉब्लिन्स तो उससे इंप्रेस हो गए, पर यह चीज गार्गामेल को बुरी तरह गुस्सा दिला गई, जो उसका मैजिक सेंस नहीं कर पा रही थी और सोच रही थी कि उसने बैरियर कैसे क्रॉस किया। मर्लिन ने उसे फ्लर्ट करके शांत करने की कोशिश की, पर वो नर्वस होकर अपना सबसे पावरफुल अटैक छोड़ देती है। वो उसे सीधे हिट करता है और उसे लगता है कि कोई भी इसके बाद जिंदा नहीं बच सकता। हालांकि मर्लिन बेपरवाही से एक छींक मारकर उस अटैक को तबाह कर देता है और काउंटर अटैक करते हुए सारे दुश्मनों को धूल चटा देता है। फिर वो बस एक उंगली से उसे फ्लिक करता है जिससे वो चट्टानों से जा टकराती है और वो फायर बैरियर भी डीएक्टिवेट हो जाता है। सब लोग हैरान रह जाते हैं और अब उन्हें पक्का लगने लगता है कि मर्लिन ही वो मशहूर नेट ब्लेड है। इसी बीच एलिस गांव की एक लड़की को रेस्क्यू करती है, पर और भी गॉब्लिन्स आकर उन्हें घेर लेते हैं। वो थ्रोन रूम तक पहुंचती है जहां सारगोस उसे बताता है कि गार्गामेल ने उसे सिर्फ अपने मनोरंजन के लिए अंदर आने दिया था। एलिस को एहसास होता है कि वो सेक्रेड लेवल का अपोनेंट है और बेहद ताकतवर है। सारगोस अटैक करता है और एलिस की आइस शील्ड के बावजूद उसे हिट कर देता है। फिर वो उसे खत्म करने की तैयारी करता है। दूसरी तरफ मर्लिन बेताबी से मार्था को ढूंढ रहा होता है और गुफा के अनगिनत रास्तों से परेशान हो जाता है। वापस एलिस के पास वो किसी तरह एक और अटैक को डॉज कर लेती है, पर सारगोस उसे ताना मारता है कि वो सिर्फ लक के भरोसे जिंदा है और उसे नहीं हरा सकती। वो एक पावरफुल अटैक चार्ज करके कई कंबाइंड स्ट्राइक्स मारती है। उसे लगता है कि उसने उसे हरा दिया है, पर सारगोस अभी भी जिंदा था और उसके घाव हील होकर उसे और भी ज्यादा मजबूत बना देते हैं। फिर वो एक और अटैक करता है जो उसकी आइस शील्ड को तोड़ देता है, जिससे वो बुरी तरह घायल हो जाती है। इसी बीच मर्लिन को मार्था और बाकी लड़कियां मिल जाती हैं और वो उनका पीछा कर रहे गॉब्लिन्स को हरा देता है। मार्था उसे वापस जाकर एलिस को बचाने की भीख मांगती है, ये समझाते हुए कि वो उसे बचाने के लिए पीछे रुक गई थी। भले ही मर्लिन और एलिस की आपस में नहीं बनती, पर उसकी गुजारिश पर वो पिघल जाता है। मर्लिन अपने मन ही मन खुद से बहस करने लगता है, पर जैसे ही मार्था उसकी सैलरी 3 गुना करने का ऑफर देती है, वो तुरंत मान जाता है। उन लड़कियों में से एक उसे किंग के चेंबर में जाने से मना करती है क्योंकि वहां ढेर सारा सोना था, पर यह सुनकर तो मर्लिन की आंखें चमक जाती हैं और वो लालच में वहां दौड़ पड़ता है।
ठीक उसी समय सारगोस ने एलिस को फंसा रखा था, तभी मर्लिन की एंट्री होती है। वो कमरे को सोने से भरा देखकर झूम उठता है। सारगोस आग बबूला हो जाता है जब मर्लिन कहता है कि वो सोना अब उसका है। मर्लिन एलिस को वहां से हटाता है और सारगोस का एक हाथ काट देता है। वो एलिस को आराम करने के लिए नीचे छोड़ देता है और सारगोस को हैंडल करने लगता है। सारगोस हारने का नाटक करता है पर तेजी से अपना हाथ वापस रीजेनरेट कर लेता है। उसे एहसास होता है कि मर्लिन वही बंदा है जिसका जिक्र गार्गामेल ने किया था। वो अपना हथियार निकालता है और अटैक करता है, पर मर्लिन सब कुछ आसानी से ब्लॉक कर देता है। फिर सारगोस अपनी अल्टीमेट एबिलिटी का यूज करता है, एक मैसिव सेक्रेड लेवल का हथौड़ा समन करता है और मर्लिन पर दे मारता है। हालांकि मर्लिन उसे एक हाथ से ब्लॉक कर देता है और उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि वो सोचता था उसकी बहन लिलिथ कमजोर है, पर आज उसने उससे भी घटिया इंसान देखा। जैसे ही मर्लिन अपनी तलवार निकालता है, सारगोस बुरी तरह कांपने लगता है, ये पहचानते हुए कि ये वही हथियार है जिसे सिर्फ एक डेमन किंग ही चला सकता है। मर्लिन फिर एक पावरफुल अटैक से उसका खेल खत्म कर देता है, लेकिन अपनी स्ट्रेंथ कंट्रोल ना कर पाने की वजह से वो अटैक गुफा की दीवारों पर जा लगता है, जिससे सब कुछ ढहने लगता है। उसकी अंतरात्मा उसे लड़की को बचाने के लिए कहती है ताकि वो एडवेंचरर्स गिल्ड से पैसे कमा सके। अनमने मन से मर्लिन एलिस को बचाता है, जबकि वो सारा खजाना खो देने के गम में रो रहा होता है। वो किसी तरह बच निकलता है और हेनरी उसे एलिस को बचाने के लिए खुशी खुशी थैंक्स बोलता है। हालांकि मर्लिन अंदर से पूरी तरह टूटा हुआ होता है, ये रियलाइज करते हुए कि उसने अरबों गोल्ड कॉइन्स खो दिए जिनसे वो अपना कर्जा चुका सकता था और डेमन पैलेस वापस लौट सकता था। वो किसी तरह बच निकलता है और हेनरी उसे एलिस को बचाने के लिए खुशी खुशी थैंक्स बोलता है। हालांकि मर्लिन अंदर से पूरी तरह टूटा हुआ है, ये रियलाइज करते हुए कि उसने अरबों गोल्ड कॉइन्स खो दिए जिनसे वो अपना कर्जा चुका सकता था और डेमन पैलेस वापस लौट सकता था। कुछ घंटों बाद मर्लिन एलिस के कमरे में उसकी देखभाल कर रहा है। चूंकि वो बुरी तरह घायल है, वो सोचता है कि वो मर नहीं सकती, क्योंकि उसे बचाने के लिए उसने एक बड़ी दौलत कुर्बान की है और अब वो गिल्ड से रिकमेंडेशन की उम्मीद करता है। उसे एक हैया आता है और वो उसके कपड़े उतारने लगता है। ठीक उसी मोमेंट मार्था और हेनरी अंदर आते हैं और मार्था को लगता है कि मर्लिन एलिस के साथ कुछ गलत करने वाला है, इसलिए वो हेनरी की आंखें ढक लेती है और उन्हें अकेला छोड़कर बाहर निकल जाती है। मर्लिन फिर एलिस की बॉडी पर अपनी सलाइवा लगाना शुरू करता है, ये समझाते हुए कि इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग हीलिंग प्रॉपर्टीज है। वो कहता है कि एक सक्यूबस की तरह उसकी सलाइवा बहुत असरदार है और विपरीत लिंग की चोटों को ठीक कर सकती है। इसके बाद एलिस काफी हद तक रिकवर हो जाती है और सपने देखने लगती है कि वो मर्लिन जैसे दिखने वाले एक नाइट के साथ बाहर जा रही है। अंत में मर्लिन को एहसास होता है कि रात बहुत लंबी होने वाली है और वो ढंग से सो भी नहीं पाएगा। अगले दिन एलिस जागती है और अपने एडवेंचरर दोस्तों से मिलती है। उनमें से एक लड़की नोटिस करती है कि उसके कपड़े थोड़े बिखरे हुए हैं और उसे ढकने में मदद करती है। एलिस कहती है कि उसे बस इतना याद है कि गॉब्लिन किंग ने उसे हिट किया था। वो लड़की एक्सप्लेन करती है कि मर्लिन ने ही उसे बचाया था, पर एलिस को यकीन ही नहीं होता क्योंकि वे जानी दुश्मन है और वो उसे नेट ब्लेड की तरह कभी नहीं बचाएगा। फिर वो कहती हैं कि उन्होंने पूरी रात आवाजें सुनी क्योंकि एलिस सपने में मर्लिन के बारे में सोचकर हंस रही थी। इस बात ने उन्हें यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि वे दोनों कुछ गलत कर रहे थे, जिससे एलिस मर्लिन पर आग बबूला हो जाती है। इसी बीच मर्लिन गांव वालों की एक मीटिंग में पहुंचता है। वो एडवेंचरर जिसने पहले उन्हें रास्ता दिखाया था, वो खुद को हीरो बताकर हवाबाजी कर रहा था, पर मर्लिन को देखते ही वो घबरा जाता है और वहां से भाग निकलता है। वहां एक रिपोर्टर भी मौजूद है और मर्लिन अटेंशन से बचने के लिए निकल जाता है। बाद में मर्लिन मार्था के साथ टैवर्न वापस आता है, जो उसे बताती है कि एलिस उसे अर्जेंटली ढूंढ रही है। वो उससे बात करने ऊपर जाता है, ये सोचकर कि वो उसे थैंक्स कहेगी और उसकी तारीफ करेगी। हालांकि जैसे ही वो कमरे में घुसता है, एलिस बिना किसी देरी के उस पर ताबड़तोड़ हमलों की बौछार कर देती है। मर्लिन उसे काबू में करता है और पूछता है कि वो इतना एग्रेसिव क्यों हो रही है। वो कहती है कि वो थैंक्स के लायक नहीं है और उसे ठरकी बुलाती है, ये मानते हुए कि उसने उसके बेहोश होने का फायदा उठाया। मर्लिन पूछता है कि क्या सरगोस ने उसके दिमाग को डैमेज कर दिया है, ये समझाते हुए कि उसने सिर्फ उसकी हीलिंग सलाइवा लगाने के लिए कपड़े उतारे थे। ये सुनकर एलिस पूछती है कि पड़ोसी ने अजीब आवाजें क्यों सुनी। मर्लिन कहता है कि शायद इसलिए क्योंकि वो सपने देख रही थी, क्योंकि उसकी सलाइवा रोमांटिक सपने भी दिखा सकती है। ये सुनकर एलिस शर्म से लाल हो जाती है, खासकर जब मर्लिन उसे छेड़ता है कि वो सपने में उस आदमी को हैंडसम कह रही थी और उससे प्यार करने की बात कर रही थी। अंत में वो अपना ईगो साइड में रखकर उसे थैंक्स बोल देती है, पर मर्लिन मना कर देता है, कहते हुए कि उसे बचाने के लिए पहाड़ जैसा सोना खोना बिल्कुल भी वर्थ इट नहीं था। वो उससे कहता है कि उसे किसी न किसी तरह भुगतान करना ही होगा और याद दिलाता है कि वो उसे एडवेंचरर बनने के लिए रेकमेंड कर सकती है। वो मान जाती है। अगले दिन गांव वाले उन दोनों को गुड बाय कहते हैं, क्योंकि एडवेंचरर्स गिल्ड दूसरे शहर में है। निकलने से पहले मर्लिन हेनरी से कहता है कि वो मजबूत बने ताकि अपनी माँ को प्रोटेक्ट कर सके। जैसे ही वो कैरेज में बैठते हैं, एलिस मर्लिन की गोद में गिरती है और झटके से पीछे हट जाती है। मर्लिन कहता है कि उसे समझ नहीं आ रहा कि लोग उन्हें कपल क्यों समझ रहे हैं।
एक घमंडी आदमी मर्लिन को गरीब होने के लिए इंसल्ट करता है, पर मर्लिन मजाक में कहता है कि कम से कम उस पर 50 मिलियन का कर्जा तो नहीं है। दूसरे सीन में खुलासा होता है कि गार्गामेल अभी भी जिंदा है। वो बाकी गॉब्लिन्स को जाने के लिए कहती है क्योंकि गॉब्लिन किंग हार गया है। तभी मलबे से कोरोना नाम की एक औरत प्रकट होती है और ऐलान करती है कि हेल लीजन की तीसरी चाबी अब उसकी है। चूंकि गॉब्लिन्स में ये देख लिया था, वो सबको खत्म कर देती है। कुछ घंटों बाद मर्लिन और एलिस एडवेंचरर्स गिल्ड पहुंचते हैं। मर्लिन मिशन बोर्ड देखता है और अनडेड को खत्म करने के ए रैंक क्वेस्ट को लेकर एक्साइटेड हो जाता है, जो 100 गोल्ड कॉइन्स देता है और एक्सेप्शनल काम करने पर 5000 एक्स्ट्रा। उसी मोमेंट गिल्ड रिसेप्शनिस्ट आती है और एलिस मर्लिन का इंट्रोडक्शन देती है। रिसेप्शनिस्ट उसे हैंडसम और फ्रेंडली लगता है और पूछती है कि क्या वो एलिस का बॉयफ्रेंड है। एलिस गुस्से में मना कर देती है। अनएक्सपेक्टेडली वो वांटेड पोस्टर दिखाती है और कहती है कि वो उसे इनाम पाने के लिए लाई है। मर्लिन गुस्से में आ जाता है, ये सोचकर कि उसने उसे फंसाया है, पर वो एक्सप्लेन करती है कि वो अपना कर्जा कम करना चाहती है और ये भी चाहती है कि वो एडवेंचरर बनकर उसे चुकाने में मदद करे। रिसेप्शनिस्ट मर्लिन की पावर नापने के लिए एक क्रिस्टल बॉल लाती है और रैंकिंग सिस्टम समझाती है। मर्लिन को लगता है कि सारी रैंक्स उसके सामने बहुत कमजोर है, इसलिए वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोगों के लिए एक स्पेशल रैंक का जिक्र करती है। मर्लिन अपनी अकड़ में उसे तुरंत हाईएस्ट रैंक देने को कहता है। तभी एलिस का एक जान पहचान वाला आता है, साथ में आर्नल्ड नाम का एक आदमी, जो एक मशहूर काउंट का बेटा है और एलिस के प्यार में है। आर्नल्ड जलने लगता है और एलिस से डेट के लिए मर्लिन को ड्यूअल के लिए चैलेंज करता है। मर्लिन मना कर देता है, पर आर्नल्ड अपनी अकड़ दिखाता रहता है जब तक कि एलिस उसे एक मुक्का नहीं चढ़ देती। फिर आर्नल्ड मर्लिन पर अटैक करता है, पर एक ही मूव में मर्लिन उसे सीधे छत से पार भेज देता है। एलिस सोचती है कि उसने कुछ ज्यादा ही कर दिया, पर आर्नल्ड की धुलाई देखकर उसे मजा आ रहा था। तभी एक रहस्यमयी और प्रभावशाली आदमी वहां प्रकट होता है। मर्लिन जो उसे कमजोर समझकर इग्नोर कर देता है, उसके उलट एलिस उसे देखकर डर जाती है और मर्लिन को उसे प्रोवोक न करने की सलाह देती है। वो आदमी गिल्ड में रजिस्ट्रेशन करवाता है और जैसे ही वो क्रिस्टल बॉल को छूता है, वो चमक उठती है, ये रिवील करते हुए कि वो एक सेक्रेड लेवल का एडवेंचरर है जो बहुत लंबे समय बाद किसी ने अचीव किया था। मर्लिन फिर आगे बढ़ता है और कहता है कि अब उसकी बारी है और वो उन्हें असली पावर दिखाएगा। क्रिस्टल को छूने से पहले वो इमेजिन करता है कि सब उसकी तारीफ कर रहे हैं, हालांकि जब वो उसे छूता है तो कुछ नहीं होता। सब मान लेते हैं कि वो कमजोर है और उसमें कोई मैजिक नहीं है। वो रहस्यमयी आदमी वहां से निकल जाता है और मर्लिन अपनी बात पर अड़ा रहता है कि उसकी पावर उनकी समझ से परे है। रिसेप्शनिस्ट उसे बताती है कि उसमें एक एडवेंचरर बनने के लिए जरूरी मिनिमम मैजिक या ऑरा तक नहीं है। एलिस उसे अपनी पावर न छुपाने को कहती है, पर मर्लिन कहता है कि उसके पास कभी थी ही नहीं और अनबीटेबल बनने के लिए उसे बस अपनी स्वॉर्ड निकालने की जरूरत है। वो उन्हें चेतावनी देता है कि उसे रिजेक्ट करना उनकी सबसे बड़ी गलती होगी, पर सब हंसने लगते हैं। मर्लिन गिर उनसे अपने सबसे स्ट्रॉन्ग एडवेंचरर को बुलाने को कहता है ताकि वो उसे हरा सके। उसी मोमेंट एक बूढ़ा आदमी सामने आता है जो गिल्ड लीडर था। वो कहता है कि उन्हें चुनौती स्वीकार करनी चाहिए क्योंकि मर्लिन शायद सच कह रहा हो। एलिस बताती है कि वो बूढ़ा आदमी एक सेक्रेड क्लास का एडवेंचरर और शहर का एक लेजेंडरी फिगर है। वे ट्रेनिंग फील्ड पर जाते हैं जहां बूढ़ा आदमी कहता है कि कई लोगों ने उसे चैलेंज किया है, पर किसी ने उसे नहीं हराया। वो मर्लिन से कहता है कि उसे सिर्फ अपनी ग्रेट स्ट्रेंथ दिखानी है, जरूरी नहीं कि जीतना। मर्लिन इसे नजरअंदाज करता है और उसे अपनी फुल पावर से अटैक करने को कहता है। इसके बजाय वो बूढ़ा आदमी मर्लिन को अटैक करने को कहता है क्योंकि बिना मैजिक या ऑरा के अटैक रिसीव करना बेहतर रहेगा। मर्लिन अपनी स्वॉर्ड निकालता और स्ट्राइक करता है, जिससे सब शॉक में पड़ जाते हैं। एक मैसिव धमाका होता है और लोगों को लगता है कि बूढ़ा आदमी उस पर भारी पड़ रहा है। जब मर्लिन बाहर निकलता है, एलिस पूछती है कि क्या उसने बूढ़े आदमी को बीच से काट दिया, पर वो कहता है कि वो ऐसा कभी नहीं करेगा क्योंकि उसे अपनी स्ट्रेंथ कंफर्म करने के लिए उसे जिंदा रखना है। जैसे ही वो निकलता है, पता चलता है कि वो बूढ़ा आदमी डर से कांप रहा था और उसने अपनी पैंट गीली कर ली थी, ये कहते हुए कि उसने मर्लिन जैसा खतरनाक इंसान आज तक नहीं देखा। कुछ समय बाद मर्लिन बताता है कि उसे गिल्ड में एक्सेप्ट तो कर लिया गया, पर सिर्फ सबसे लोएस्ट रैंक पर। एलिस कहती है कि एक चमत्कार है कि बिना मैजिक या ऑरा के वो एक्सेप्ट हो गया, पर मर्लिन को परवाह नहीं है। जब तक उसके पास अब एक रैंक है, वो उसे कहता है कि वो मिशन संभाले और वो सीक्रेट लेवल के दुश्मनों को देखेगा, जिससे एलिस को गुस्सा आ जाता है। कुछ समय बाद मर्लिन बहुत चिढ़ जाता है क्योंकि लड़की ने उसके साथ काम करने से मना कर दिया था। हालांकि उसे एहसास होता है कि उसके पास खाने के लिए पैसे नहीं है और रहने की कोई जगह नहीं, इसलिए वो एलिस के घर चला जाता है जबकि वो नहा रही थी। एलिस बाहर आती है और घर में मर्लिन को देखकर दंग रह जाती है। जैसे ही वो उसे मारने वाली होती है, उसका टॉवल गिर जाता है और वो उसके सामने नग्न खड़ी रह जाती है। भाई, ऐसी किस्मत तो सिर्फ मांगा कैरेक्टर्स की ही होती है। थोड़ी देर बाद मर्लिन उसे टीम अप करने के लिए कहता है, पर वो मना कर देती है और उसे बाहर फेंक देती है। मर्लिन उसके घर के बाहर तमाशा खड़ा करने लगता है और लोग उसके लिए सहानुभूति महसूस करने लगते हैं, सोचकर कि उसे किसी लड़की ने छोड़ दिया है। एलिस अब इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकती और उसे वापस अंदर आने देती है। लंबी बातचीत के बाद मर्लिन उसके बेड पर ऐसे लेट जाता है मानो वो उसी का हो। उसी मोमेंट उसका पैर फिसलता है और वो उसके ऊपर गिर जाती है। मर्लिन सोचता है कि बेड उन दोनों के लिए छोटा है, इसलिए वो उसे सुलाने के लिए एक एबिलिटी का यूज करता है और उसे जमीन पर रात बिताने को मजबूर कर देता है।
अगले दिन दोनों एडवेंचरर्स गिल्ड जाते हैं। अर्नोल्ड आता है और मान लेता है कि वो ड्यूएल हार गया था, इसलिए वो अनडेड एक्सटर्मिनेशन मिशन मर्लिन को दे देता है और कहता है कि जो बेहतर होगा उसे लड़की मिलेगी। मर्लिन जवाब देता है कि उसे चिड़चिड़ी लड़की में कोई दिलचस्पी नहीं है, सिर्फ पैसों में। हालांकि रिसेप्शनिस्ट उसे बताती है कि उसकी रैंक की वजह से वो ये मिशन तब तक नहीं ले सकता जब तक उसके पास हायर रैंक का पार्टनर ना हो। मर्लिन एलिस को टीम अप के लिए कहता है, पर बदले की भावना में वो अर्नोल्ड को चुन लेती है। मर्लिन सोचने लगता है कि इनाम कैसे कमाया जाए और एक पार्टनर ढूंढने लगता है। उसे हूप्स नाम का एक आदमी मिलता है जो नशे में धुत था और वो उसे मिशन एक्सेप्ट करने के लिए यूज कर लेता है। हूप्स बाद में एक कैरेज में जागता है और मर्लिन उसे बताता है कि उन्होंने अनडेड को खत्म करने का ए रैंक मिशन ले लिया है। वो बुरी तरह घबरा जाता है ये रियलाइज करते हुए कि ये एक सुसाइड मिशन है, पर मर्लिन उसे कहता है कि चिंता न करो क्योंकि वो सबसे कमजोर मॉन्स्टर्स हैं। उन्हें बीच में रोका जाता है जब रोज नाइट्स रास्ता पूछने आते हैं। उनमें से एक बदतमीजी करता है और मर्लिन को अपने कोड़े से मारता है, पर मर्लिन उसे आसानी से रोक लेता है और उसे घोड़े से नीचे गिरा देता है। हूप्स घबरा कर समझाता है कि वो ड्यूक ऑफ रोज की सेवा करते हैं। मर्लिन शांत होकर कहता है कि अगर उनमें तमीज की कमी है तो वो उन्हें खुद सिखाएगा। नाइट गुस्से में उसे ड्यूअल के लिए चैलेंज करता है। इससे पहले कि कुछ होता, जलते हुए गैंडे उनकी तरफ दौड़ते हुए आते हैं। नाइट्स ड्यूक की बेटी को प्रोटेक्ट करने की तैयारी करते हैं। मर्लिन को ये अजीब लगता है क्योंकि वो क्रीचर्स आमतौर पर इस तरह झुंड में नहीं चलते, जिसका मतलब ये है कि जहां से वो आए हैं वहां जरूर कुछ हुआ है। वो आगे बढ़ता है और एक गैंडे को रोक लेता है। जल्दी वो गैंडा अपनी दिशा बदल लेता है, जिससे बाकी सब भी उसका पीछा करने लगते हैं। नाइट शॉक में है, कहते हुए कि एक बार चलने के बाद वो क्रीचर्स कभी दिशा नहीं बदलते। हूप्स कहता है कि उसे नहीं पता मर्लिन ने क्या किया, पर वो बच गए। नाइट ड्यूक की बेटी को प्रोटेक्ट करने के लिए मर्लिन का शुक्रिया अदा करता है। उसी मोमेंट बेटी सिसिलिया प्रकट होती है और मर्लिन के पास आती है। वो कहती है कि रोज नाइट्स उसके जैसे ताकतवर लोगों की कदर करते हैं, चाहे उसकी रैंक कम हो, और उसे 10,000 गोल्ड कॉइन्स में हायर करने का ऑफर देती है। मर्लिन जवाब देता है कि वो उसकी असली वैल्यू नहीं समझती और अगर वो उसका 6.6 ट्रिलियन का कर्जा चुका सके तो वो उसके लिए काम करने के बारे में सोचेगा। ये सुनकर सब तुरंत वहां से निकल जाते हैं। दूसरी तरफ सिसिलिया कहती है कि उन्हें अनडेड क्राइसिस से निपटने के लिए अर्नोल्ड से पहले दावाशीर पहुंचना होगा, क्योंकि वो अपने पिता को इम्प्रेस करना चाहती है। दूसरी ओर एलिस और अर्नोल्ड एक रहस्यमयी आदमी क्लाउड के साथ सफर कर रहे हैं। एलिस कहती है कि उसे सिर्फ नेट ब्लेड नाम के एडवेंचरर में इंटरेस्ट है। अर्नोल्ड मान जाता है और कहता है कि वही किंगडम का सबसे ताकतवर योद्धा है। हालांकि क्लाउड असहमत होता है, ये कहते हुए कि कुछ सेक्रेड लेवल पायरेट्स को हराने का मतलब कुछ नहीं होता। वो एक्सप्लेन करता है कि असल में सबसे ताकतवर वॉरियर्स को पिछले एम्पायर के 4 हीरोज के नाम से जाना जाता है। वो उनके नाम गिनवाना शुरू कर देता है। क्लाउड इन चारों को अब तक के सबसे लेजेंडरी वॉरियर्स मानता है। उनकी बात तब करती है जब उन्हें उन जलते हुए गैंडों के झुंड के बारे में वार्निंग दी जाती है जो उनकी तरफ आ रहे थे। क्लाउड आगे बढ़ता है और एक ही स्ट्राइक में उन सब को खत्म कर देता है। वो नोट करता है कि वे क्रीचर्स तब तक ऐसा व्यवहार नहीं करते जब तक उन्हें किसी पावरफुल चीज ने डराया ना हो। दूसरे सीन में मर्लिन अपने बगल में बैठी 2 लड़कियों के साथ आराम कर रहा है। हूप्स उसे वार्न करता है कि एलिस आ रही है और वो गुस्से में मर्लिन को मारती है। लड़कियों को लगता है कि मर्लिन की गर्लफ्रेंड है और वे चली जाती हैं। एलिस उसे सीरियसली एक्ट करने को कहती है क्योंकि वे एक मिशन पर है, पर मर्लिन जवाब देता है कि वे एक टीम भी नहीं है, इसलिए वो चीजों को कैसे हैंडल करता है इससे उसे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। एलिस को एहसास होता है कि वो सही कह रहा है, जबकि हूप्स उसे चिढ़ाता है। अर्नोल्ड मर्लिन को वार्न करता है कि इस बार वो नहीं जीतेगा क्योंकि उसके पास क्लाउड है और पैसा सब कुछ सॉल्व कर सकता है। मर्लिन उसे इग्नोर करता है, कहते हुए कि वो यहाँ सिर्फ 5,000 गोल्ड कॉइन्स के इनाम के लिए है। अर्नोल्ड कहता है कि वो समझ गया है कि मर्लिन ने एलिस को फंसा लिया है, पर वो साबित करेगा कि वो ज्यादा काबिल है। एलिस को एक प्राइज की तरह ट्रीट किए जाने पर गुस्सा आता है और वहां से चली जाती है। अर्नोल्ड मर्लिन को बताता है कि अनडेड इंसिडेंट जंगल में एक पुराने इंपीरियल चांसलर की कब्र खोलने और उसे समन करने से हुआ है। वो एक्सप्लेन करता है कि जो भी उसे हराएगा वो इस युग का सबसे महान हीरो बनेगा, पर वार्न करता है कि वो क्रीचर सेक्रेड लेवल का है। कहीं और एलिस गुस्से में घूम रही है, ये सोचते हुए कि क्या आसपास कोई अनडेड है। उसे क्लाउड की आहट मिलती है और वो गुपचुप तरीके से जंगल में उसका पीछा करती है। वो उसे एक डार्क पोर्टल खोलते हुए देखती है और किसी ऐसे शख्स से बात करते हुए देखती है जो पूर्व एम्परर जैसा दिखता है। वो सोचती है कि क्या वो किसी लेजेंडरी हीरो से बात कर रहा है, पर गलती से एक टहनी पर पैर बढ़ जाता है, जिससे उसकी मौजूदगी पता चल जाती है। क्लाउड उसके पास आता है, पर ऐसे एक्ट करता है जैसे कुछ ना हुआ हो। वो नशे में होने का नाटक करता है और उसे ड्रिंक्स के लिए चलने को कहता है। उसके जाने के बाद वो कंफर्म करता है कि उसने कुछ नोटिस नहीं किया और रिवील करता है कि उसने उसके लबादे को छूते ही एक स्पाइंग स्पेल लगा दिया था। फिर वो सम्राट से बात करता है और कहता है कि कब्र के चांसलर तक पहुंचने का उनका प्लान सही चल रहा है। सम्राट एक्सप्लेन करता है कि चांसलर कभी एक शक्तिशाली जादूगर था जो लिच बन गया था और 400 साल बाद तो वो बेहद ताकतवर हो चुका होगा। वो क्लाउड को चाबियों में से एक लाने को कहता है। क्लाउड कहता है कि वो मॉन्स्टर को हराकर उसे हासिल कर लेगा और पुराने एम्पायर को रिस्टोर करने का सम्राट का लक्ष्य पूरा करेगा।
एलिस को एहसास होता है कि उसने कुछ बहुत ज़रूरी सुन लिया है और वो कुछ करना चाहती है, पर क्लाउड के बहुत शक्तिशाली होने के कारण उसे समझ नहीं आ रहा कि क्या करे। वो थोड़ी देर के लिए मर्लिन से मदद मांगने का सोचती है, पर यह ख्याल आते ही उसे गुस्सा आ जाता है और वो खुद ही इसे हैंडल करने का फैसला करती है। इसी बीच सिसिलिया उस भूल भुलैया के एंट्रेंस पे पहुंचती है जहां चांसलर का मकबरा है और बिना किसी हिचकिचाहट के अंदर घुस जाती है। क्लाउड उनका पीछा करता है, ये सोचते हुए कि अगर वे रास्ता भटक गए तो मर जाएंगे। एलिस भी छुपकर उनका पीछा करती है। अगले दिन आर्नोल्ड परेशान होकर उठता है क्योंकि एलिस गायब है। वो मर्लिन को जगाता है जो डिस्टर्ब होने पर भड़क जाता है। हुप्स भी जाग जाता है और कहता है कि उसने एलिस और क्लाउड को एक दूसरे के बाद जाते देखा, जिससे आर्नोल्ड इमेजिन करने लगता है कि वे किसी रोमांटिक एस्केप के लिए साथ भाग गए हैं। ये सोचकर वो लड़का पूरी तरह डिस्टर्ब हो जाता है क्योंकि वो जानता है कि एक सेक्रेट लेवल एडवेंचरर के सामने उसका कोई चांस नहीं है। हुप्स एक्सप्लेन करता है कि वे जंगल में गहरे गए हैं तो मुमकिन है कि वो इनाम पाने के लिए पहले ही आगे निकल गए हों। मर्लिन को गुस्सा आता है, ये सोचते हुए कि लड़की उससे आगे निकल गई है, इसलिए वो तेजी से दौड़ पड़ता है क्योंकि वो अपने 5000 गोल्ड कॉइन्स उसे ले जाने नहीं दे सकता। दूसरे सीन में क्लाउड कई अनडेड्स को हरा देता है जबकि एलिस उसका पीछा कर रही होती है। वो नोटिस करती है कि क्लाउड को भूल भुलैया के बारे में बहुत कुछ पता है, यहाँ तक कि हर गुप्त रास्ता भी। जैसे जैसे वे गहरे जाते हैं वे चांसलर के मकबरे तक पहुंचते हैं और लैंड नाम का एक जादूगर प्रकट होता है। उसी मोमेंट क्लाउड रिवील करता है कि वो असल में बर्नार्ड नाम का स्टॉर्म वॉरियर है। वो ये भी कहता है कि 4 हीरोज के बाकी सदस्यों को राजकुमार ने पुनर्जीवित कर दिया है। क्लाउड एक्सप्लेन करता है कि वे प्राचीन साम्राज्य को रिस्टोर करना चाहते हैं और विनम्रता से लैंड से चाबी सौंपने को कहता है। हालांकि लैंड मना कर देता है, ये कहते हुए कि एम्पायर इसलिए गिरा क्योंकि राजा ने उसकी चेतावनियों को अनसुना कर दिया था। वो ये भी कहता है कि वो नए मंत्र पढ़ रहा है और रिवील करता है कि राजा ने एक डायमंड के साथ समझौता किया था और वो एबिस का नौकर बन गया था। चूंकि लैंड मना कर देता है, क्लाउड अटैक करता है। लैंड सीक्रेट लेवल की एबिलिटीज के कॉम्बिनेशन से जवाब देता है, जिससे एलिस हैरान हो जाती है जो देख रही है और समझ जाती है कि वे दोनों कितने ताकतवर हैं। इसी बीच मर्लिन भूल भुलैया के गलियारों से गुजर रहा है पर झुंझला जाता है क्योंकि सब कुछ एक जैसा दिखता है। फिर उसे याद आता है कि भूल भुलैया में फाइनल बॉस हमेशा सबसे गहरे पॉइंट पर होता है, इसलिए वो जोर से जमीन पर प्रहार करता है और बिना किसी हिचकिचाहट के नीचे उतर जाता है। कहीं और सिसिलिया का ग्रुप अनडेड की बढ़ती संख्या को लेकर चिंतित हो जाता है। उनमें से एक पीछे हटने का सुझाव देता है पर वो मना कर देती है क्योंकि वो अपने पिता को निराश नहीं करना चाहती। अचानक सेक्रेड लेवल के मॉन्स्टर्स प्रकट होते हैं और उनका शिकार करना शुरू कर देते हैं, यहाँ तक कि उसका मेन नाइट भी घायल हो जाता है। नाइट सिसिलिया को भागने के लिए कहता है, ये बताते हुए कि उसकी रक्षा करना उसका फर्ज है, और वो जंग में कूद पड़ता है। सिसिलिया रोने लगती है और अपनी देवी से मदद की प्रार्थना करती है। ठीक उसी मोमेंट मर्लिन उसके मसीहा के रूप में प्रकट होता है। मर्लिन मुझे याद दिलाता है कि वो एक ड्यूक की बेटी है और पूछता है कि क्या वो भूल भुलैया में सैर करना चाहती है। सिसिलिया शॉक में है, उसे उम्मीद नहीं थी कि वो एक गार्डियन एंजल की तरह प्रकट होगा। वो पूछती है कि उसने ठोस जमीन को कैसे तोड़ा, पर मर्लिन उसे नजरअंदाज कर देता है और घायल नाइट्स को नोटिस करता है। हालांकि उसे कोई परवाह नहीं दिखती और वो उनमें से एक को एक तरफ फेंक देता है, जिससे सिसिलिया को गुस्सा आता है क्योंकि उसे लगा था कि वो उसका मसीहा है। वो मर्लिन से मदद की भीख मांगती है पर वो मना कर देता है, ये कहते हुए कि ये उसकी समस्या नहीं है और उसे अपने कामों की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। सिसिलिया मान जाती है और उसके पैर पकड़कर उसकी मदद की गुहार लगाती है क्योंकि वो नहीं चाहती कि नाइट्स उसकी वजह से मरे। मर्लिन उससे कहता है कि वो तभी मदद करेगा अगर वो उसे 6.66 ट्रिलियन का कर्जा चुका दे। सिसिलिया कहती है कि वो इतनी बड़ी रकम नहीं दे सकती और बदले में अपनी बॉडी ऑफर करती है, यहाँ तक कि खुद को उसे दिखाती भी है। मर्लिन इसे पूरी तरह इग्नोर कर देता है क्योंकि उसे सिर्फ पैसों से मतलब है और वो वही 10,000 गोल्ड कॉइन्स मांगता है जो उसने पहले ऑफर किए थे। फिर सिसिलिया और उसके नाइट को उठाकर उन्हें ऊंची दीवार पर रख देता है, ये कहते हुए कि अनडेड उन तक नहीं पहुंच पाएंगे और कोई बाद में उन्हें लेने आएगा। दूसरे सीन में लैन और क्लाउड के बीच लड़ाई जारी है और उनकी पावर का लेवल बहुत हाई है क्योंकि उनके अटैक्स एक दूसरे पर ज्यादा असर नहीं कर रहे हैं। अंत में क्लाउड अपनी सबसे पावरफुल सेक्रेड लेवल एबिलिटी यूज करता है पर लैन उसे काउंटर करके उसे स्ट्राइक कर देता है। फिर क्लाउड किंग्स ऑफ जायंट्स को समन करता है। लैन जानता है कि बर्नार्ड पावरफुल है, पर क्या वो 2 सेक्रेड लेवल ओपोनेंट्स को एक साथ संभाल सकता है? दोनों अपनी पावर तैयार करते हैं पर मर्लिन की एंट्री होते ही सब रुक जाते हैं, जो घोषणा करता है कि महान हीरो आ चुका है। मर्लिन इनाम हड़पने के लिए आगे आने पर क्लाउड को डांटता है, पर वो खुश है कि लैन अभी भी जिंदा है, जिसका मतलब ये है कि किसी ने अभी तक रिवॉर्ड क्लेम नहीं किया है। उसी मोमेंट लैन मर्लिन पर एक पावरफुल अटैक करता है पर वो उसे आसानी से तितर बितर कर देता है। लैन को एहसास होता है कि ऐसे अटैक को ब्लॉक करने के लिए मर्लिन का कम से कम सेक्रेड लेवल पर होना जरूरी है और वो क्लाउड से पहले उसे निपटाने के लिए अपनी लड़ाई रोकने को कहता है। लैन एक और अटैक चार्ज करता है पर मर्लिन उसे बिना किसी कोशिश के ब्लॉक कर देता है। पता नहीं क्यों क्लाउड भी लैन के साथ मिल जाता है और मर्लिन पर अटैक कर देता है। अब जायंट को मिलाकर मर्लिन 3 सेक्रेड लेवल अपोनेंट्स का सामना कर रहा है, फिर भी उसके चेहरे पर कोई शिकन नहीं है। आखिरकार मर्लिन इनसे बोर हो जाता है और फैसला करता है कि अब बहुत हो गया,
अपनी तलवार के एक ही झटके से वो लैन को हरा देता है और वो चाबी हासिल कर लेता है जो क्लाउड चाहता था। क्लाउड फिर मर्लिन से चाबी मांगता है और कहता है कि उसे एक सम्मानित योद्धा के रूप में याद रखा जाएगा। मर्लिन मना कर देता है, ये कहते हुए कि उसे सिर्फ पैसों से मतलब है। क्लाउड उसे 200,000 गोल्ड कॉइन्स ऑफर करता है। उसी मोमेंट एलिस प्रकट होती है और मर्लिन को अकेले इनाम लेने से मना करती है। उसे गुस्सा आता है और कहती है कि ये बहस करने का वक्त नहीं है। वो पूछती है कि उसने मेरा पीछा क्यों किया और मर्लिन कहता है कि ये इनाम के लिए है। एलिस इमेजिन करने लगती है कि वो उनके डेट पर जाने की शर्त के लिए आया है। मर्लिन को घिन आती है और कहता है कि वो 5,000 गोल्ड के लिए भी उसके साथ बाहर नहीं जाएगा, जिससे एक और झगड़ा शुरू हो जाता है। क्लाउड उन्हें फिर से रोकता है और चाबी मांगता है। एलिस मना कर देती है और पूछती है कि उसे इसकी जरूरत क्यों है। क्लाउड कहता है कि उन्हें उसे जंगल में ही खत्म कर देना चाहिए था और अटैक करने की कोशिश करता है, पर मर्लिन उसकी तलवार आसानी से छीन लेता है। मर्लिन उसे बताता है कि वो कभी नहीं जीत सकता, खासकर अब जब वो अकेला है। क्लाउड रिवील करता है कि वो अपनी असली पावर यूज नहीं कर रहा था और रोग सैक्रिफाइस नाम की एक फॉरबिडन एबिलिटी एक्टिवेट करता है। वो एक और भी मजबूत रूप में बदल जाता है और कहता है कि उसका अगला अटैक 100 गुना ज्यादा शक्तिशाली होगा, पर इससे उसकी बॉडी को डैमेज होगा। क्लाउड ढेरों क्लोन्स बनाता है और सब कुछ मर्लिन पर झोंक देता है, पर मर्लिन एक ही मूव में सबको मिटा देता है। क्लाउड को एहसास होता है कि वो अटैक 100 सेक्रेड लेवल स्ट्राइक्स के बराबर था और वो सोचने लगता है कि क्या मर्लिन ही डेमन किने है। ये बोलते ही वो गिर पड़ता है। मर्लिन वहां से चला जाता है, पूरी तरह भूल जाने के बाद कि उसे सिसिलिया को बचाना था। दूसरे सीन में लैन लाइफ बॉक्स नाम की एक डिवाइन चीज की बदौलत बच जाता है और अब एक बच्चे में बदल चुका है, ये सोचते हुए कि अब वो शांति से अपनी किताबें पढ़ना जारी रख सकेगा। कहीं और हुप्स और आर्नोल्ड अनडेड से लड़ रहे हैं, पर बहुत ज्यादा ताकतवर होने की वजह से अंत में उन्हें भागना पड़ता है। जैसे ही उनमें से एक हिट होने वाला होता है, सारे मॉन्स्टर्स अचानक गायब हो जाते हैं, जिससे उन्हें लगता है कि बॉस डिफीट हो गया है। उसी मोमेंट मर्लिन वहां पहुंचता है और एलिस के साथ चाबी के रिवॉर्ड को बांटने को लेकर बहस करने लगता है। मर्लिन कहता है कि बॉस को हराना बहुत आसान था, पर बाकी लोग एलिस की तारीफ करने लगते हैं। वो समझाने की कोशिश करती है कि मर्लिन ने उसे हराया है, पर फिर भी कोई नहीं मानता और कुछ लोग मर्लिन का मजाक भी उड़ाते हैं, जिससे मर्लिन को गुस्सा आ जाता है। कुछ समय बाद एक रिपोर्टर आता है और उन दोनों का इंटरव्यू लेता है। एलिस समझाने की कोशिश करती है कि सब कुछ मर्लिन ने किया है, पर फिर भी कोई नहीं मानता। वो मर्लिन से कहती है कि वो क्रेडिट नहीं लेना चाहती, पर वो कहता है कि उसे परवाह नहीं, क्योंकि जब वो डेमन किंग था तब भी किसी ने उसे रिकग्निशन नहीं दिया था। दूसरे सीन में बचे हुए पूर्व हीरोज बर्नार्ड और क्लाउड के साथ हुई घटना पर चर्चा करते हैं, ये कहते हुए कि उसके जैसा कमजोर व्यक्ति चाबी हासिल करने का मिशन फेल नहीं कर सकता था। कोरोना उन्हें टीममेट के बारे में ऐसी बातें ना बोलने को कहती है और जैसे ही उनमें बहस होने वाली होती है, पूर्व राजा प्रकट होकर उन्हें रोक देता है। दूसरे सीन में बचे हुए पूर्व हीरोज बर्नार्ड और क्लाउड के साथ हुई घटना पर चर्चा करते हैं, ये कहते हुए कि उसके जितना कमजोर व्यक्ति चाबी हासिल करने का मिशन फेल नहीं कर सकता था। कोरोना उन्हें टीममेट के बारे में ऐसी बातें ना बोलने को कहती है और जैसे ही उनमें बहस होने वाली होती है, पूर्व राजा प्रकट होकर उन्हें रोक देता है। वो कहता है कि अब जब उनके प्लान्स एक्सपोज हो चुके हैं तो उन्हें हेल लीजन को समन करने की प्रक्रिया तेज करनी होगी। वो जोए और जॉय को पीछे रहने का आदेश देता है और कोरोना को रक्सा नाम की जगह जाकर हर हाल में मर्लिन से चाबी छीन लाने को कहता है। मर्लिन के पास वापस आते हैं, जो बहुत खुश है क्योंकि उसने एलिस के साथ डील की है कि 80% रिवॉर्ड वो रखेगा, जबकि क्रेडिट एलिस लेगी क्योंकि उसे सिर्फ पैसों से मतलब है। अर्नोल्ड ये सोचकर एक्साइटेड हो जाता है कि वो ड्यूल जीत गया है, पर मर्लिन को कोई परवाह नहीं और वो उसे कहता है कि वो एलिस को रख सकता है। ये सुनकर उसे गुस्सा आता है और वो उसे धक्का देकर कैरेज में बिठा देती है। हुप्स फिर वॉर्न करता है कि मर्लिन अब खतरे में है और शाही गार्ड्स आ सकते हैं। ये नाइट्स थॉर्न के पैलेडिन्स के नाम से जाने जाने वाले 12 सेक्रेड लेवल वॉरियर्स की लीडरशिप में है, जिनमें से हर एक पूरी आर्मी के बराबर है। दूसरे सीन में वे नाइट सिसिलिया और उसके नाइट को बचाने में कामयाब हो जाते हैं। मर्लिन के पास वापस आते हैं, वे शहर पहुंचते हैं और अचानक उनमें से एक नाइट उन पर अटैक कर देता है। वे एलिस के बारे में पूछते हैं, इसलिए मर्लिन एक तरफ हटने का फैसला करता है। नाइट्स उस पर अटैक करना शुरू करते हैं और मर्लिन कमेंट करता है कि वो खुद ही उन जैसे कमजोर अपोनेंट्स को हैंडल कर सकती है। कुछ बार एक्सचेंज करने के बाद एलिस पूछती है कि वे कौन है और अर्नोल्ड शॉक में आ जाता है जब वो उन्हें बुएना नाइट्स के रूप में पहचानता है। उसी मोमेंट उनमें से एक चैपमैन के रूप में अपना इंट्रोडक्शन देता है, ये कहते हुए कि वो एलिस की जांच करने आया था, पर दावा करता है कि उसका काम हो गया है और वो निकल जाता है, ये सुझाव देते हुए कि वो सिर्फ उसकी ताकत टेस्ट करने आया था। एलिस मर्लिन पर गुस्सा होती है उसकी मदद ना करने पर। इसी बीच बाकी नाइट्स चैपमैन को बताते हैं कि इन्वेस्टिगेशन अभी खत्म नहीं हुई है, पर वो कहता है कि रिपोर्ट बढ़ा चढ़ा कर दी गई थी, क्योंकि भले ही एलिस मजबूत है, वो क्लाउड और लेन जैसे दो सीक्रेट लेवल फाइटर्स को कभी नहीं हरा सकती। तभी एक रहस्यमयी आदमी चैपमैन के पास से गुजरता है और उसके बिना नोटिस किए एक मैजिकल स्लैश कर देता है। मर्लिन के पास वापस आते हैं। वे एडवेंचरर्स गिल्ड पहुंचते हैं, जहां रिसेप्शनिस्ट लूसिया उन्हें रिवॉर्ड देती है एलिस के कर्ज का कुछ हिस्सा काटने के बाद। मर्लिन को समझ नहीं आता कि अब उसे उसका कर्जा क्यों शेयर करना पड़ रहा है, और लूसिया एक्सप्लेन करती है कि वे आधिकारिक तौर पर एक मैरिड एडवेंचरर कपल है, क्योंकि गिल्ड एल्डर ने कागजी कार्रवाई पहले ही पूरी कर दी थी।
ये सुनकर दोनों के होश उड़ जाते हैं। वे लूसिया अगर गुस्सा करते हैं, ये कहते हुए कि उन्होंने कभी शादी के लिए एग्री नहीं किया, पर वो जवाब देती है कि रूल्स तोड़े नहीं जा सकते और उन्हें तलाक का दस्तावेज जमा करना होगा। ये सुनकर अर्नोल्ड टूट जाता है और एलिस उसे एक मुक्का जड़ देती है। मर्लिन तो तब और भी शॉक में आ जाता है जब लूसिया बताती है कि तलाक के बाद भी उनका कर्जा कंबाइंड ही रहेगा और बस उसे आपस में बांट दिया जाएगा। एलिस हंसती है और इसे कर्मा कहती है। कुछ देर बाद वे दोनों एलिस के घर पर हैं, एक दूसरे से साफ नाराज हैं। वे बहस करते हैं कि बेड कौन यूज करेगा और अंत में बारी बारी से सोने पर एग्री करते हैं। अगले दिन वे फिर गिल्ड जाते हैं। एलिस शिकायत करती रहती है क्योंकि मर्लिन ने नहाते समय उसका सारा खाना खा लिया और वो मॉन्स्टर की तरह खर्राटे लेता है। मर्लिन उससे तंग आकर लूसिया से पूछता है कि क्या कर्जा चुकाने का कोई तेज तरीका है। वो कहती है हाँ, SSS रैंक मिशंस लेकर। मर्लिन ये सुनकर एक्साइटेड हो जाता है कि हर मिशन लाखों गोल्ड कॉइन्स दे सकता है। हुप्स बुरी तरह नशे में एक्सप्लेन करता है कि ऐसे मिशंस लेजेंडरी हैं और शायद ही कभी दिखाई देते हैं। वो बताता है कि पिछला मिशन एक सी क्रैकन को हराने का था। मर्लिन SSS रैंक से ऊपर के सारे मिशंस मांगता है, पर लूसिया मना कर देती है क्योंकि उनकी रैंक बहुत कम है। हालांकि वो कहती है कि एलिस क्वालिफाई करने के करीब है क्योंकि वो एक एलीट एडवेंचरर है और उसे सीक्रेट लेवल तक पहुंचना है। मर्लिन घमंड में एलिस को कहता है कि वो उसे सीक्रेट क्लास एडवेंचरर बनाने के लिए खुद को उसके लेवल तक नीचे गिराएगा, जिससे उसे धक्का लगता है। कुछ देर बाद वे ट्रेनिंग रूम जाते हैं। एलिस सोचती है कि अपने एटीट्यूड के बावजूद मर्लिन वाकई शक्तिशाली है, इसीलिए वो ट्रेनिंग का फायदा उठाने का फैसला करती है। वो एक जोरदार अटैक करती है, पर मर्लिन उसे आसानी से न्यूट्रलाइज कर देता है और उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि लिलित अपने कुत्ते के साथ खेलते हुए इससे ज्यादा घातक हमले करती है। कई कोशिशों के बाद एलिस हार जाती है। मर्लिन उसे कहता है कि उसमें दृढ़ निश्चय, डिटर्मिनेशन होना चाहिए, वरना वो सब कुछ खो सकती है। एलिस इसे गलत समझकर सोचती है कि ये उसके पहले किस खोने की बात कर रहा है, जिससे उसे शर्मिंदगी होती है। मर्लिन साफ करता है कि उसका मतलब जान खोने से था, क्योंकि इंसानी जिंदगी नाजुक होती है। वो उसे बताता है कि असली ट्रेनिंग का मतलब मौत के किनारे होना है और वो एक पावरफुल ऑरा छोड़ने लगता है जिससे वो घबरा जाती है। वो अपनी पूरी ताकत जुटाकर बार बार अटैक करती है, भले ही मर्लिन कहता है कि मैजिक उस पर काम नहीं करता। आखिरकार मर्लिन एक जोरदार अटैक छोड़ता है, जिससे उसे अपना बचाव करना पड़ता है। वो जमीन पर गिर जाती है और मर्लिन शॉक में है कि उसके अटैक से उस पर एक छोटा सा स्क्रैच आ गया था। उसे नॉकआउट करने के बाद हुप्स आता है और मर्लिन को बताता है कि एक खूबसूरत औरत उसे ढूंढ रही है। वो मजाक करता है कि मर्लिन को एलिस के साथ रहना चाहिए क्योंकि वो सुंदर है, पर चूंकि वो अभी भी सिंगल है, वो उसे आदमियों के पैराडाइज ले जाने का सुझाव देता है, जिसका मतलब साफ तौर पर एस्कॉर्ट्स वाली जगह से था। वे वहां जाते हैं बिना ये नोटिस किए कि मर्लिन को ढूंढने वाली औरत कोरोना है, जो उनका पीछा कर रही है। अंदर एक खूबसूरत औरत उनका स्वागत करती है। हुप्स मर्लिन को एक नए मेंबर के रूप में इंट्रोड्यूस करता है और कहता है कि जो आदमी यहां आता है वो कभी जाना नहीं चाहता। वो औरत मर्लिन को पहचानती हुई लगती है, पर माफी मांग लेती है, ये सोचकर कि वो गलत है। उन्हें अंदर ले जाया जाता है और उसे अकेला छोड़ने के बाद हुप्स कहता है कि एलेना नाम की उस औरत ने उसके साथ बहुत दयालुता से व्यवहार किया। मर्लिन गर्व से कहता है कि ये उसके चार्म की वजह से है और औरतें हमेशा उस पर लट्टू हो जाती हैं। उसी मोमेंट कोरोना एक डांसर के भेष में प्रकट होती है और मर्लिन के करीब जाने के लिए डांस करती है। जैसे ही वो चाबी लेने वाली होती है, मर्लिन उसे हुप्स के साथ जाने को कहता है, बदतमीजी से ये बोलते हुए कि वो टीनेजर के कपड़े पहनी किसी बूढ़ी चुड़ैल जैसी दिखती है। कोरोना को गुस्सा आता है। फिर एलेना अंदर आती है और मर्लिन को बताती है कि कोई उसे ढूंढ रहा है। हुप्स मजाक करता है कि जरूर ये एलिस होगी, जिससे मर्लिन घबरा जाता है और सोचने लगता है कि उसका नाम सुनते ही उसे बेचैनी क्यों होती है। एलेना मर्लिन को एक सीक्रेट रूम में ले जाती है। जब वे अकेले होते हैं तो वो कपड़े उतारती है और मैजिक से अपना आउटफिट बदल लेती है। फिर उसके सामने घुटनों पर बैठकर रिवील करती है कि वो चौथे डीमन किंग के अंडर एक डीमन जनरल है, जिसने मर्लिन की ताकत पहचान ली थी। तभी एक आवाज सुनाई देती है और मर्लिन चौथी डीमन क्वीन एस्मोडियस को देखकर चौंक जाता है। वो उसे लस्ट की रानी कहकर बुलाता है और पूछता है कि उसने नाइट क्लब क्यों खोला है। वो एक्सप्लेन करती है कि इकोनॉमी बहुत खराब थी, इसलिए उसके पास कोई चारा नहीं था। मर्लिन ये सुनकर खुश होता है कि जब से उसने पैलेस छोड़ा है उसका बिजनेस सुधर गया है। गर्व से वो कहता है कि वो अपनी जिंदगी पूरी शान से जी रहा है। वो उसके करीब जाता है और वो उसके गले में लटकी चाबी को छूती है। एस्मोडियस फिर उसे चेतावनी देती है कि अब इसकी ताकतें लैंड ऑफ लाइट की तरफ बढ़ रही हैं और उसे सावधान रहने को कहती है, क्योंकि उसने कई दुश्मन बना लिए हैं। कुछ देर बाद मर्लिन वहां से निकल जाता है और ऊपर छिपी कोरोना उसे मारने का प्लान बनाती है, क्योंकि वो अपनी दोहरी बेइज्जती और बूढ़ी कहे जाने को बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो पीछे से उस पर अटैक करती है, पर मर्लिन ध्यान न देते हुए ट्रेनिंग हॉल में एलिस की हालत को सोचकर गलती से उसे ही दूर फेंक देता है। कोरोना उसकी ताकत देखकर शॉक में आ जाती है और उसे एहसास होता है कि वो लो रैंक का तो बिल्कुल नहीं हो सकता, इसलिए वो अपना तुरुप का इक्का यूज करने का फैसला करती है। बाद में एलिस मर्लिन पर अटैक करती है, जो इसलिए गुस्से में है क्योंकि उसने उसे ट्रेन करने का वादा किया था पर उसे बेहोश छोड़ दिया।
वो इस बात की भी शिकायत करती है कि वो दूसरी औरतों की महक में डूबा हुआ है। मर्लिन उसे काबू करता है और वो कहती है कि उन्हें साथ रहना होगा क्योंकि वे विवाहित हैं। मर्लिन जवाब देता है कि ये सिर्फ कागजों पर है और वो एलिस जैसी कंट्रोलिंग लड़की के साथ नहीं रह सकता। हालांकि अफवाहें फैल सकती हैं, इसलिए एलिस उसे दूसरी औरतों के साथ फ्लर्ट करने से मना करती है और ऐसा करने पर घर के बाहर सुलाने की धमकी देती है। मर्लिन अनिच्छा से मान जाता है। शांत होने के बाद एलिस कहती है कि कल वे लोग एडवेंचरर्स गिल्ड के एस्ट्रोलॉजी टावर जाएंगे, जहां कोई मर्लिन द्वारा हासिल की गई चाबी को इवैल्यूएट कर सके। दूसरे सीन में कोरोना एक जमी हुई जमीन पर पहुंचती है और एक प्राचीन आइस ड्रैगन की सील कोड देती है। उसे मर्लिन को हराने के लिए यूज करने का प्लान बनाती है। अगले दिन मर्लिन और एलिस एस्ट्रोलॉजी टावर पहुंचते हैं। मर्लिन वहां की ढेर सारी किताबें देखकर दंग रह जाता है और एलिस एक्सप्लेन करती है कि गिल्ड का सारा ज्ञान वहीं स्टोर है। मर्लिन सोचता है कि क्या विंची नाम की उस लड़की पर भरोसा किया जा सकता है। उसे शक है कि वो चाबी छीनने की कोशिश कर सकती है। उसी मोमेंट विंची नाम की एक जादूगरनी प्रकट होती है और कहती है कि वो सिर्फ ज्ञान को महत्व देती है, इसलिए उसकी चाबी सुरक्षित है। क्लो नाम की एक और लड़की आती है और तुरंत कहती है कि मर्लिन बहुत हैंडसम है। वो एलिस को चिढ़ाते हुए कहती है कि उसे यकीन नहीं हो रहा कि उसके जैसी पर्सनैलिटी वाली लड़की की शादी हो गई है। एलिस गुस्से में कहती है कि असल में वे जानी दुश्मन है। क्लो फिर मर्लिन को गले लगा लेती है और कहती है कि वो उसे ले जाएगी। एलिस झटके से उसे खींच लेती है और कहती है कि वो उसी की प्रॉपर्टी है। फिर घबराकर उन्हें चाबी एग्जामिन करने को कहती है। विंची अपना डिटेक्शन मैजिक यूज करना शुरू करती है और रियलाइज करती है कि चाबी में अबिस का ऑरा है। मर्लिन को लैंड ऑफ लाइट में अबिस की हलचल के बारे में एस्मोडियस के शब्द याद आते हैं। विंची उन्हें चाबी छोड़ने को कहती है ताकि वो प्राचीन ग्रंथों का यूज करके इसे एनालाइज कर सके। एलिस मर्लिन को दूर ले जाती है, ये कहते हुए कि उसे विंची पर पूरा भरोसा है। इसी बीच विंची क्लो को बताती है कि उसे बुरा फील हो रहा है। उसे आभास है कि कुछ अजीब होने वाला है। वापस मर्लिन की तरफ अपनी बहन को एक लेटर लिखते समय उसे अचानक अपने कर्ज की वजह से सीने में तेज दर्द महसूस होता है। कहीं और एलिस हुप्स के साथ गिल्ड में मर्लिन के बारे में बात कर रही होती है। जब मर्लिन हड़बड़ाहट में वहां पहुंचता है तो वो तुरंत मिशन बोर्ड खंगालने लगता है। एलिस पास आकर पूछती है कि क्या चल रहा है और मर्लिन उसे बताता है कि उसे ऐसे मिशंस चाहिए जहां वो सीक्रेट लेवल के दुश्मनों को हरा सके। एलिस गुस्सा हो जाती है, ये कहते हुए कि ऐसे दुश्मन इतनी आसानी से नहीं मिलते। उसी मोमेंट लूसिया उन्हें टोकती है और बताती है कि उन्हें एक स्पेशल रिक्वेस्ट लेटर मिला है। मर्लिन को समझ नहीं आता, इसलिए लूसिया एक्सप्लेन करती है कि क्लाइंट्स मिशंस के लिए स्पेसिफिक एडवेंचरर्स को चुन सकते हैं। लेटर पढ़ने के बाद उन्हें पता चलता है कि एक ड्रैगन पास के शहर पर हमला कर रहा है। क्लाइंट ने मर्लिन और एलिस से उसे हराने की रिक्वेस्ट की थी और बदले में 20,000 गोल्ड कॉइन्स का रिवॉर्ड ऑफर किया था। मर्लिन ये सुनकर बेहद एक्साइटेड हो जाता है। हुप्स उन अफवाहों का जिक्र करता है कि 6 सेक्रेट ड्रैगन्स में से एक उस जगह पर सील्ड है। कोई और ऐड करता है कि उनके दादाजी ने एक बार बताया था कि उस ड्रैगन ने पूरे समंदर को ही जमा दिया था। लूसिया शॉक में आ जाती है और कहती है कि सिर्फ एक टॉप एमेथिस्ट लेवल एडवेंचरर ही ऐसा मिशन पूरा कर सकता है। मर्लिन एक्साइटमेंट से कांपने लगता है और तुरंत एलिस को पकड़कर मिशन पूरा करने के लिए दौड़ पड़ता है, क्योंकि उसके कर्ज के मुताबिक उसे पावरफुल दुश्मनों को हराना जरूरी था और ड्रैगन का गेम ओवर करने से उसकी लाइफ एक्सटेंड हो सकती थी। दूसरे सीन में कोरोना उस ड्रैगन की पावर को लेकर नर्वस है। ड्रैगन उस पर भड़क जाता है कि उसने सिर्फ एक छोटे से गांव को तबाह करने के लिए उसे आजाद किया है। कोरोना एक्सप्लेन करती है कि वहां एक पावरफुल दुश्मन है जिसे उसे हर हाल में खत्म करना होगा। फिर भी ड्रैगन कहता है कि वो अरैक्स जाकर उस गांव को तबाह कर देगा। कोरोना उसे सावधान रहने की वार्निंग देती है, उन अफवाहों का जिक्र करते हुए कि डेमन किंग ने एक बार उसके भाई द लाइट ड्रैगन का सिस्टम हैंग कर दिया था। ड्रैगन गुस्से में कहता है कि कोई कमजोर डेमन उनके जैसे डिवाइन प्राणी को नहीं हरा सकता। कोरोना फिर अपना रूप बदल लेती है और कहती है कि वो गांव में एक जाल बिछाएगी। वापस मर्लिन की तरफ वो एक बर्फीले पहाड़ पर चढ़ रहा है, जबकि एलिस ठंड से जम रही है। एलिस के बिल्कुल उलट मर्लिन ड्रैगन को हराने और अपनी लाइफ एक्सटेंड करने के लिए फुल एक्साइटेड है। कुछ समय बाद उन्हें कोट्स मिल जाते हैं, पर एलिस को अभी भी ठंड लग रही है। मर्लिन एक्सप्लेन करता है कि ऐसा इसलिए क्योंकि ड्रैगन ने पूरी पर्वत श्रृंखला को वहां के लोगों के साथ जमा दिया था। कोई पूछता है कि क्या वो उसे हरा सकता है, पर मर्लिन को लगता है कि ड्रैगन बहुत कमजोर है और वो सोचता है कि क्या इससे उसकी लाइफ काफी एक्सटेंड हो भी पाएगी या नहीं। उसी मोमेंट कोरोना उस लड़की के भेष में प्रकट होती है जिसने मिशन रिक्वेस्ट की थी। मर्लिन अपने तेज सेंसेस का यूज करके उसे मुंह पर बोल देता है कि उसकी महक उसे किसी बुजुर्ग इंसान की याद दिला रही है। भाई, लड़की को मुंह पर बुढ़िया बोल दिया, मर्लिन का स्वैग ही अलग है। एलिस उसे शांत करती है, याद दिलाते हुए कि वो उनकी क्लाइंट है, पर मर्लिन अपनी बात पर अड़ा रहता है कि उसकी स्मेल उसे डेमन किंग के पैलेस के बुजुर्गों की याद दिलाती है। कोरोना खुद को शांत रखने की पूरी कोशिश करती है,
ये जानते हुए कि वो अपना आपा नहीं खो सकती। वो उनसे खुद को बचाने की भीख मांगती है, कहती है कि अगले दिन उसे ड्रैगन के सामने बलि चढ़ा दिया जाएगा। मर्लिन बहुत ही कैजुअली जवाब देता है कि ड्रैगन्स इंसानों को नहीं खाते। ये सुनकर दोनों लड़कियां उस पर भड़क जाती हैं। एलिस उसे तसल्ली देती है कि वे मदद करेंगे। बाद में वे गांव के मुखिया और बाकी लोगों से मिलते हैं जो ड्रैगन की सांसों से बनी बर्फ को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। मुखिया एक्सप्लेन करता है कि ये 6 लेजेंडरी ड्रैगन्स में से एक का किया धरा है। मर्लिन ये सुनकर पागलों की तरह हंसने लगता है और बेहद एक्साइटेड हो जाता है, जिससे सबको लगता है कि वो उनका मजाक उड़ा रहा है। हालांकि वो बर्फ के पास जाता है और बस अपनी एक उंगली से उसे तुरंत तबाह कर देता है, जिससे सब के सब शौक में पड़ जाते हैं। उस रात गांव वाले उनके लिए खाना बनाते हैं और मर्लिन पागलों की तरह ठूस ठूस कर खाता है। मुखिया उन्हें गलत समझने के लिए माफी मांगता है और मदद के लिए उनका शुक्रिया अदा करता है। मर्लिन कहता है कि वो इसकी कद्र करता है, पर रिवॉर्ड को 10 गुना बढ़ाने का सुझाव दे डालता है। एलिस तुरंत मामला संभालती है और मुखिया को बताती है कि मर्लिन यहाँ सिर्फ मॉन्स्टर को हराने आया है और नेगोशिएशंस वो खुद हैंडल करेंगी। मुखिया व्यंग्य कसते हुए कहता है कि उन्होंने तो रिवॉर्ड के बारे में कोई बात ही नहीं की थी, पर एलिस बताती है कि उसकी बेटी ने डिटेल्स के साथ एक लेटर भेजा था। वो आदमी हंसने लगता है और कहता है कि उसकी बेटी को तो लिखना ही नहीं आता। शक से बचने के लिए कोरोना हॉट स्प्रिंग्स का जिक्र करके उनका ध्यान भटकाती है और उन्हें वहां से ले जाती है। बाद में जब वे हॉट स्प्रिंग्स में होते हैं, कोरोना चाबी ढूंढने के लिए उनके सामान की तलाशी लेती है, पर उसे वो नहीं मिलती। इसलिए वो प्लान बी पर जाने का फैसला करती है। इसी बीच मर्लिन एलिस के करीब जाने की कोशिश करता है, पर वो भड़क जाती है और नहाते वक्त उसे अपने पास फटकने से भी मना कर देती है। मर्लिन टॉपिक चेंज करता है और कहता है कि मिशन पूरा होने के बाद वो उसे लेवल अप करने में मदद कर सकता है। वो एक्सप्लेन करता है कि अगर वे ड्रैगन को हरा देते हैं तो वो एक कोर ड्रॉप कर सकता है, जो ड्रैगन की पावर समेटे एक क्रिस्टलाइज्ड लेगेसी होती है। अगर इसे कंज्यूम किया जाए तो ये डिवाइन मैजिक और एबिलिटीज देता है, जिससे ये एक बेहद रेयर खजाना बनाता है। एलिस ये सोचकर इमोशनल हो जाती है कि मर्लिन एक सच्चे नाइट की तरह बर्ताव कर रहा है और क्रिस्टल उसे देने का प्लान कर रहा है। वो यहां तक सोचने लगती है कि क्या वो सच में उसके प्यार में पड़ रही है। हालांकि मर्लिन साफ कर देता है कि वो पहले से ही मैक्स लेवल पर है, बस चाहता है कि वो थोड़ी मजबूत हो जाए ताकि वे हाई रैंक मिशंस ले सके। एलिस के ख्याली पुलाव पर मर्लिन ने सीधा पानी फेर दिया। एलिस फिर उससे कहती है कि वो उस पर लाइन ना मारे, क्योंकि वो पहले से ही किसी और को पसंद करती है। जब मर्लिन सरकास्टिक होकर पूछता है कि कौन, तो वो नेट ब्लेड का नाम लेती है। मर्लिन शॉक में आ जाता है और एडमिट करता है कि असल में वही नेट ब्लेड है, पर एलिस ये सुनकर और भड़क जाती है और उसे पीटने लगती है। कहती है कि वो उस आदमी की बेइज्जती करना बंद करे जिसे वो मानती है। उसी मोमेंट मर्लिन का कर्स एक्टिवेट हो जाता है, जिससे वो पानी में ही बेहोश होकर गिर पड़ता है। एलिस को शुरू में लगता है कि वो मजाक कर रहा है, पर जब वो नहीं उठता तो वो घबराकर उसकी मदद के लिए दौड़ती है और उसे उठाकर वापस गांव ले जाती है। मुसीबत को और बढ़ाने के लिए ड्रैगन गांव के ऊपर उड़ने लगता है और मेन बिल्डिंग पर लैंड करता है, जिससे सब लोग बुरी तरह डर जाते हैं। वो मर्लिन और एलिस को नोटिस करता है और समझ जाता है कि ये वही एडवेंचरर्स हैं जिनका जिक्र कोरोना ने किया था। एलिस खौफ से भर जाती है और दुआ करती है कि मर्लिन अभी ना उठे। मर्लिन को बेहोश देखकर गांव वाले पैनिक करने लगते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि अब वे ड्रैगन से कैसे निपटेंगे। एलिस अपनी पूरी हिम्मत जुटाती है, गांव वालों से मर्लिन का ख्याल रखने को कहती है, अपनी स्वॉर्ड पकड़ती है और ऐलान करती है कि वो खुद उस ड्रैगन का सामना करेगी। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं एंड होता है। पर भाई लोग, एक कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये एनिमे कैसी लगी। जिसकी कमेंट सबसे अच्छी होगी, मैं टॉप 5 कमेंट्स को नेक्स्ट वीडियो में शाउट आउट दूंगा। तो सभी अपने नाम के लिए एक तगड़ा कमेंट करो और हाँ, सब्सक्राइब कर लेना ताकि नेक्स्ट वीडियो मिस ना हो।